हम बात कर रहे थे कंपोजिशन स्कीम अंडर जीएसटी पार्ट 2। अपन ने बात की थी अब तक सेक्शन 10(1), सेक्शन 10(2), सेक्शन 10(2)(a). 10(1) से शुरू किया कंपोजिशन। ये पुरानी स्कीम है 10(1) जो चल रही है। ये प्रेजेंटली कैसे चल रही थी अपन ने पढ़ा। 7 सिस्टर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है ना, वो असम से आगे अरुणाचल, मिजोरम, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, उन 7 प्लस उत्तराखंड में और उत्तराखंड प्लस 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, उसमें 75 लाख रुपए से ऊपर अगर प्रीसीडिंग ईयर में टर्नओवर है आप कंपोजिशन नहीं ले सकते। रेस्ट ऑफ इंडिया में क्या रूल था? रेस्ट ऑफ इंडिया में 150 लाख यानी 1.5 करोड़। किसमें? इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अगर आप बात करें 1920 आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है, इसमें ये टर्नओवर इसको एक्सीड ना करे 75 और 150। अग्रीगेट टर्नओवर देखनी है। अग्रीगेट टर्नओवर डिडंट एक्सीड ₹75 लाख और 150 लाख, 1.5 करोड़। ये तो उत्तराखंड और 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बात कर रहा है और ये रेस्ट ऑफ इंडिया की बात कर रहा है। अगर पिछले साल इससे ज्यादा टर्नओवर है तो यू कांट ऑफर कंपोजिशन, आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते। अग्रीगेट टर्नओवर का मतलब सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज थोड़ी बहुत हो सकती हैं, बताया था। सर्विसेज जो हैं वो अपना थोड़ी बहुत कर सकते हैं स्मॉल लेवल पे, हाँ, लेकिन रेस्टोरेंट वाली नो लिमिट। रेस्टोरेंट की जो सर्विस है कोई लिमिट नहीं है। रेस्टोरेंट या कैटरिंग सर्विस, इसमें कोई लिमिट नहीं है। हालांकि रेस्टोरेंट कैटरिंग पे कंपोजिशन टैक्स कितना लगता है? 5। इन सब पे कितना लगता है? 1। तो सप्लाई ऑफ गुड्स हो, स्मॉल लेवल पे सर्विस हो, रेस्टोरेंट सर्विस हो, वो सब कवर है। टैक्सेबल प्लस एग्जम्प्ट सर्विस, गुड्स और सर्विस। टैक्सेबल गुड्स और सर्विस जो है वो सारी जोड़ दो, एग्जम्प्ट वाली भी। एग्जम्प्ट में 0 वाली भी है, नॉन टैक्सेबल वाली भी जोड़ लो। नॉन टैक्सेबल अंडर जीएसटी का मतलब मेरा पेट्रोल और लिकर वगैरह से है, इन पे जीएसटी है ही नहीं, कोई बात नहीं। एग्रीगेट टर्नओवर लेते वक्त जोड़ लो टैक्सेबल वाली, एग्जम्प्ट वाली, चाहे एक्सपोर्ट ले लो या सेल टू SEZ यूनिट ले लो, उसको एक्सपोर्ट ही माना जाता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वो जोड़ लो। तो एग्जम्प्ट वाली जोड़ लो, टैक्सेबल वाली जोड़ दो, ठीक है। 0% वाली नॉन टैक्सेबल अंडर जीएसटी, एक्सपोर्ट ऐड कर लो, इंटर स्टेट सेल ऐड कर लो, सेल या सप्लाई कह लो, वो भी आपको ऐड कर लेना है। अग्रीगेट टर्नओवर के मीनिंग में टैक्सेबल हो, चाहे एग्जम्प्ट, चाहे एक्सपोर्ट, चाहे इंटर स्टेट सेल, चाहे सर्विस हो छोटे लेवल पे, चाहे गुड्स हो, सब जोड़ लो, अग्रीगेट टर्नओवर है। बट कोई भी CGST, SGST, UTGST या IGST ये ऐड नहीं करना, कोई सेस भी ऐड नहीं करना। और इनवर्ड सप्लाई अंडर RCM भी ऐड नहीं करनी। हालांकि हम टैक्स उस पे दे रहे हैं पर वो अग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट नहीं है। तो अग्रीगेट टर्नओवर में क्या ऐड करना है क्या नहीं, ये काफी डिटेल में आप पढ़ चुके हैं कंपोजिशन स्कीम में। कोई टैक्स नहीं ऐड करना, इंटर स्टेट सप्लाई कर लो, एजेंट प्रिंसिपल वाला कर लो, ट्रांसफर बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्संस, यानी वो है ना शेड्यूल 1 वाला, शेड्यूल 1 भाई, वो ब्रांच और प्रिंसिपल के बीच में ट्रांसफर है, वो भी अग्रीगेट टर्नओवर में कवर है। तो गुड्स और सर्विस की सप्लाई एग्जम्प्ट, चाहे टैक्सेबल चाहे नॉन टैक्सेबल है, पेट्रोल अल्कोहल, चाहे SEZ को माल बेचा है, चाहे एक्सपोर्ट किया है, चाहे इंटर स्टेट सेल किया है, सब जोड़ लो। एवरीथिंग इज कवर्ड अंडर अग्रीगेट टर्नओवर। अग्रीगेट टर्नओवर में क्या नहीं जोड़ना? इनवर्ड सप्लाई विच इज कवर्ड अंडर RCM, हम जिस पे टैक्स देने के लिए लायबल हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, वो अग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट नहीं, टैक्स भी नहीं।
तो अब ये टर्नओवर देखनी है पिछले साल की 75 लाख इन स्टेट्स में, 7 प्लस यूके 8 में, बाकी सब में क्या है 1.5 करोड़, इससे ऊपर है तो 20-21। करंट ईयर कौन सा हमारा, करंट ईयर 2020-21 है, इसमें आप कॉम्पो ऑप्ट नहीं कर सकते, ये चीज है। मान लो मैं कहता हूं 19-20 के अंदर आपकी सप्लाई ऑफ गुड्स 130 लाख है, तो आप इस साल करंट ईयर में कॉम्पो ऑप्ट कर सकते हैं। हाँ, कॉम्पो स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं आप अंडर सेक्शन 10(1) में 1.5 करोड़ तक, क्योंकि आप कहाँ हो, आप दिल्ली के व्यापारी हो, दिल्ली में रजिस्टर्ड हो पिछले साल। अब आप कॉम्पो में जाना चाहते हो तो 1 अप्रैल से पहले जो लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड बिजनेसमैन होते हैं ना, उनको बिफोर 1 अप्रैल CMP 02 पे अप्लाई करना पड़ता है, CMP 02 पे, कि सर इंटीमेशन देनी पड़ती है आई एम गोइंग टू ऑप्ट कंपोजिशन। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड बिजनेसमैन हो, दिल्ली में हो, राजस्थान में हो, तो आप 1 अप्रैल ऑफ नेक्स्ट ईयर यानी 1 अप्रैल 20 से पहले रिटर्न में ऑफिसर को CMP 02 दे दो या ऑनलाइन सबमिट कर दो कि आई एम गोइंग टू ऑफर कंपोजिशन। जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड बिजनेसमैन है ना, वो ड्यूरिंग द ईयर कॉम्पो ऑप्ट नहीं कर सकता, कॉम्पो विड्रॉ कर सकता है, अभी मुझे कॉम्पो नहीं चाहिए, पर कॉम्पो ऑप्ट नहीं कर सकता। मेरा कहने का मतलब, आप रेगुलर डीलर चल रहे हो, साल के बीच में आप कहो कि मैं तो कंपोजिशन के अकॉर्डिंग 1% टैक्स दूंगा, नो, बीच में नहीं ऑप्ट कर सकते। फ्रॉम द 1 अप्रैल आपको कंपोजिशन के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, ये जी। तो आप देखो 130 इस साल में आपकी इन करंट ईयर मैक्सिमम अदर सर्विस, अदर वर्ड में किस लिए लगा रहा हूं, अदरवाइज देन रेस्टोरेंट में लिमिट दी है, और कोई छोटी मोटी सर्विस देते हैं आप तो कितनी हो सकती है, मैक्सिमम अदर सर्विस 130 लाख का 10%, या तो 13 लाख या फिर और 5 लाख, इनमें से विच एवर इज हायर, जो भी ज्यादा हो, यानी कि 13 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 13 लाख से ज्यादा है अगर, तो फिर आपकी कॉम्पो ऑटोमेटिकली विड्रॉ हो जाएगी। याद रखना, अगर इससे ज्यादा हो गया ना 13 लाख से, तो कॉम्पोजिशन आपकी ऑटोमेटिकली विड्रॉ हो जाएगी। यानी आप अदर सर्विस इससे ज्यादा करंट ईयर में गलती से भी प्रोवाइड ना कर देना, वो पिछले साल की टर्नओवर के 10% से ज्यादा नहीं। मान लो पिछले साल मैं कहता हूं ये 120 लाख है और अपनी सर्विसेज जो थी लास्ट ईयर 10 लाख थी, 13 लाख 130 लाख, चलो तो भी यही आंसर है मेरा। 130 का 10% कितना, 13, 5 विच एवर इज हायर 13। इससे ज्यादा करंट ईयर में आपकी सर्विस एक्सीड नहीं करनी चाहिए, कर गई जैसे ही आपकी एज एंड व्हेन योर सर्विसेज अदर सर्विसेज सप्लाइड ओवर 13 लाख, देन your composition scheme will automatically withdrawn. You have to pay tax by regular rate. आपको 1% नहीं, जो भी रेट है उस सर्विस पे, गुड्स जो दोगे अब के बाद, उस पे रेगुलर टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर ये बात। और एक बात, पिछले साल तो एग्रीगेट टर्नओवर में कह रहे आप इंटर स्टेट बेच रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, एग्जाम्प्ट चीजें या नॉन टैक्सेबल चीजें बेच रहे हो, SCZ को दे रहे हो, इंटरस्टेट कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने कॉम्पो ऑप्ट कर ली आफ्टर ऑप्टिंग ऑफ कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर ली आपने, तो आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, इंटरस्टेट सेल नहीं कर सकते, नॉट अलाउड। आप एग्जम्प्टेड गुड्स नहीं बेच सकते, आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, सप्लाई टू SCZ भी नहीं कर सकते, आप नॉन टैक्सेबल चीजें नहीं बेच सकते, जैसे कि पेट्रोल लिकर वगैरह, ये चीजें बेची तो आपकी कंपोजिशन विड्रॉ हो जाएगी करंट ईयर में। पिछली बार बेची कोई बात नहीं, पिछली बार तो बेची है, क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर के मीनिंग में भी ले रहा है कि 1.5 करोड़ के अंदर क्या आपने इंटरस्टेट बेची जोड़ लो, आपने एक्सपोर्ट की जोड़ लो, आपने SCZ को दिया जोड़ लो,
आपने पेट्रोल लीकर बेचा, जोड़ लो, जिसमें ना CGST है, ना SGST है, ना IGST है, पेट्रोल डीजल जो GST में है ही नहीं कवर, या 0% वाली है, जोड़ लो, सारी ऐड कर लो, 1.5 करोड़ या 75 लाख से कम है, तो यू कैन ऑप्ट फॉर कंपोजिशन ड्यूरिंग द करंट ईयर। बिफोर 1 अप्रैल आपको CMP 02 सबमिट करना है। लेकिन कॉम्पो ऑप्ट करने के बाद खबरदार, अगर आपने इंटरस्टेट सप्लाई की, हाँ 10(1) में इंटरस्टेट गुड्स बेचने से रोकता है। 10(1) में इंटरस्टेट गुड्स सप्लाइड को रोकता है, सर्विस को नहीं। 10(2) सर्विस को भी रोकता है। खबरदार, अगर आपने इंटरस्टेट गुड्स बेचा या एक्सपोर्ट किया कुछ, या फिर क्या SEZ को दिया, या 0% वाला बेचा, या फिर आपने लिकर बेची, तो आपकी कंपोजिशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, विड्रॉ हो जाएगी। क्लियर। इसी बीच आपने रिवर्स चार्ज में माल ले लिया किसी से, वो अलग है, उस पर आप टैक्स भरो। रिवर्स चार्ज वाले माल बेचने पे कोई रोक नहीं है, खरीदने पे आपको माल खरीदना पड़ा जिस पे रिवर्स चार्ज है, या सर्विस ले ली आपने, एडवोकेट की सर्विस ले ली, स्पॉन्सरशिप वगैरह ले ली, GTA की सर्विस ले ली, तो वो उसमें, या आपने डायरेक्टर को से सर्विस ली तो उसमें रिवर्स चार्ज है, हमें टैक्स देना है, तो वो एक अलग मुद्दा है, वो आप उस पर आप रिवर्स चार्ज RCM में टैक्स दे देना। लेकिन आपको जो कंपोजिशन देना है, तो जब आपने कंपोजिशन ऑप्ट कर ली, उसके बाद आप कोई इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं कर सकते, एक्सपोर्ट किसी भी चीज का नहीं कर सकते, 0% वाला माल नहीं बेचना आपने, गुड्स, SEZ को नहीं देना माल, और लिकर या पेट्रोल नहीं बेचना। अगर ऐसा किया तो आपकी कंपोजिशन विड्रॉ हो जाएगी, और विड्रॉ होते ही आपको नॉर्मल टैक्स देना शुरू कर देना होगा 1% की बजाय। क्लियर। ये सब अपन ने पढ़ा था। और कंपोजिशन बनी क्यों, जो लो लेवल के बिजनेसमैन हैं उनकी कंप्लायंस कम हो जाए, उसके लिए बनी ये कंपोजिशन स्कीम जो है। तो 10(1) तो ये बताता है सर्विस थोड़ी बहुत दे सकते हो। ये रूल क्यों आया सर्विस का बीच में, कि भाई एक आदमी बड़ी मेन काम तो उसका सेल है गुड्स की, थोड़ी बहुत सर्विस दे देता है तो बेचारे को आप कहते हो तू तो 10(2) में जा, गलत बात, 10(1) में रख लेंगे। अगर मामूली 10% से ज़्यादा ना दे, या 5 लाख विच एवरी थाट, उससे ज़्यादा नहीं देता, तो हम मानेंगे नहीं कि सर्विस प्रोवाइडर है एक तरह से, तो आपको 10(1) में रख लेंगे। क्लियर। अगर आपका मेन काम सर्विस है, मान लो ये 70 लाख है, और ये उल्टा बहुत कम है, लो 20 लाख, ये मान लो ये 110 लाख, तो इसका मतलब आप तो कंपो 10(1) में आ ही नहीं सकते। क्यों नहीं आ पाओगे आप कंपो 10(1) में? इसलिए नहीं आ पाएंगे कि आपका मेन काम सर्विस है। आप देखो 130 का 10% करोगे 130 लाख का, या 5 लाख करोगे, विच एवरी थाट 13 लाख आ जाएगा। कि 13 लाख से ऊपर सर्विस दी तो कॉम्पो विड्रॉ, तो कहाँ ले पाओगे कॉम्पो? जिसका मेन काम सर्विस देना है तो अगले साल भी सर्विस ही देगा वो, तो उसकी तो ये सीलिंग जो है आराम से क्रॉस हो ही जानी है। तो इसलिए कॉम्पो आपके लिए नहीं बनी। आप फिर किस में स्कोप ढूंढो? 10(2) में स्कोप ढूंढो, क्योंकि वो मेन बनी क्या है 10(2) सर्विस प्रोवाइडर, फॉर सर्विस प्रोवाइडर मेनली, जो कि 10(1) में नहीं, वो लोगों के लिए है, फॉर दोज who are not eligible for composition scheme under section 10(1), जो 10(1) से में एलिजिबल नहीं है, यानी उनकी 10% से ज़्यादा होगी सर्विस, मान लो लास्ट प्रीसीडिंग ईयर की टर्नओवर से, तो फिर वो क्या है 10(2) में आ जाओ। पर 10(2) बेसिकली बनी सर्विस प्रोवाइडर के लिए है। अगर गुड्स पे भी अगर 10(2) लगाओगे तो नुकसान आपका है, क्योंकि ये 6% की रेट से लगती है, 3% CGST, 3% SGST की रेट से लगती है। चलो, तो 6% लगेगा, मेनली सर्विस के लिए बनी है। लेकिन इसमें कंडीशन है कि प्रीसीडिंग ईयर की टर्नओवर जो है, एग्रीगेट टर्नओवर, वो 50 लाख से कम हो। वो गुड्स वाले की थी 1.5 करोड़, ये पूरे इंडिया में 50 लाख का रूल है, इससे ज़्यादा ना हो। बाकी कंडीशन इसमें भी वही है, 10(2) वाली रिस्ट्रिक्शन। 10(2) में था ना ये, एग्जम्प्टेड नहीं बेचनी, एक्सपोर्ट नहीं करना, इंटरस्टेट सेल नहीं करनी। फिर वो कहता था कि अगर आप मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर को नहीं रोकता, मैन्युफैक्चरर ऑफ आइसक्रीम हैं, या आइस के मैन्युफैक्चरर हैं, या एरेटेड वाटर के, या पान मसाला के, या फिर टबाकू गुड्स के, तो आप मैन्युफैक्चरर हो, तो उस केस के अंदर भी आपको क्या है, कंपाउंड नहीं देंगे हम, वो मैन्युफैक्चरर के लिए है। ओके। और एक चीज बार बार याद रखना, बार बार बताया, जो मैन्युफैक्चरर है या रेस्टोरेंट सर्विस देता है,
उनके लिए जो करंट ईयर की सप्लाई लेनी है ना, जिस पे कॉम्पोजिशन स्कीम लगेगी, सप्लाई मींस टोटल सप्लाई है, चाहे वो टैक्सेबल सप्लाई हो चाहे एग्जाम्प्ट, दोनों जोड़ के टैक्स लगेगा। क्लियर। और जबकि अगर आप रेस्टोरेंट सर्विस नहीं दे रहे, आप अदर में आ गए, मतलब रेस्टोरेंट में भी नहीं कवर आप और मैन्युफैक्चरर भी नहीं, ट्रेडर हो आप, तो आपकी सप्लाई का मतलब सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई से है, आप एग्जम्प्ट वाले पे टैक्स नहीं देंगे। ये सारी बात है। ठीक, तो आपको देखना है कंपोजिशन ऑप्ट करनी है, उन सारे रूल्स के साथ चलना है। ठीक है, आप कंपो ऑप्ट करोगे तो आपको जेब से टैक्स देना है, सामने वाले से ले नहीं सकते, टैक्स इनवॉइस नहीं दे सकते, बिल ऑफ सप्लाई देंगे, उस पर लिखा होगा कंपोजिशन डीलर नॉट एंटाइटल टू क्लेम जीएसटी, और ऐसे ही आपके बाहर बोर्ड भी लगा होगा। आपसे खरीदने वाला कोई इनपुट क्रेडिट नहीं ले सकता। आपने जो माल खरीदा, सामने वाले ने जीएसटी लगाया आप पे, तो वो पार्ट ऑफ कॉस्ट ही बनाओ, वो जो है आप आगे से वसूल नहीं सकते। कॉम्पो टैक्स भी जेब से देना पड़ता है। लेकिन आपको बताया था फायदा बहुत होता है, अगर आपसे माल लेने वाले, सर्विस लेने वाले कंज्यूमर लोग हैं तो कॉम्पो में फायदा है, वो भी फायदे में रहेंगे। मैंने स्टूडेंट का फीस का एक एग्जांपल लेके भी लास्ट क्लास में आपको बताया। तो कंपोजिशन स्कीम छोटे व्यापारी, लो कंप्लायंस के लिए, क्योंकि आम व्यापारी की रिटर्न 12 जाती है मंथली और टैक्स की पेमेंट भी मंथली करता है। लेकिन जो कंपोजिशन डीलर है ना, कंपोजिशन डीलर जो है, कंपोजिशन डीलर को कहा गया कि तेरी रिटर्न जो है GSTR4 एनुअल जाएगी, एनुअल अप टू 30th अप्रैल ऑफ नेक्स्ट ईयर। यानी कि कहने का मतलब अगर अपना ईयर 2021 है तो आप 30th अप्रैल 21 तक रिटर्न भर सकते हो GSTR4। ओके, आपकी टैक्स की पेमेंट जो जाएगी, टैक्स पेमेंट आज भी क्वार्टरली है, क्वार्टरली ऑन 18th ऑफ नेक्स्ट मंथ, 18th ऑफ नेक्स्ट मंथ आफ्टर द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। ये ना रिटर्न भरने की डेट थी हर क्वार्टर के बाद, GSTR4 क्वार्टरली जाती थी, लेकिन उसे बदल के क्या है, एनुअली कर दिया गया है। तो इसमें बड़ी कन्फ्यूजन रही है कि एग्जाम में कौन सा एप्लीकेबल होगा, क्योंकि जो जीएसटी है ना इतना फ्रिक्वेंटली चेंज होता है कि रात को बंदा सोता है, सुबह उठता है कि रिटर्न ये पढ़ के सोया हूँ, रिटर्न भरनी है, तो पता लगता है रूल बदला पड़ा है। तो इतना बुरा हाल है, पता ही नहीं लगता कौन सा कब से एप्लीकेबल है। हैरानी की बात तो बताऊं कि 18-19 की रिटर्न भी अब तक जारी है, अगस्त तक, और ये डेटें कब काम आएंगी। तो बड़ा बुरा हाल हुआ है, जीएसटी में बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रखा है, रोज नया रूल आ जाता है। चलो, तो रिटर्न जो है GSTR4 एनुअल जाएगी 30th अप्रैल ऑफ नेक्स्ट ईयर, साल में एक बार। पहले क्वार्टरली जाती थी 18th ऑफ नेक्स्ट मंथ ऑफ क्वार्टर, लेकिन अब टैक्स की पेमेंट ऐसे जाती है। इसके लिए CMP08 फॉर्म जो है वो स्टेटमेंट कम चलान है, उसमें पूरी डिटेल है किस किस का को माल बेचा आपने, तो वो जो है स्टेटमेंट कम चलान है, इसके ये CMP08 सबमिट करते हो हर क्वार्टर में, इसके थ्रू आपका टैक्स पे होता है साल में 4 बार। लेकिन जबकि GSTR4 इसकी रिटर्न एनुअल जाएगी 30 अप्रैल ऑफ नेक्स्ट ईयर तक जाएगी। ओके, इसके अलावा सभी व्यापारियों को फॉर्म 9 और 9A पे एक एनुअल रिटर्न और भरनी पड़ती है। ये तो GSTR4 है, एक और रिटर्न सबको भरनी पड़ती है, एनुअल रिटर्न जो है GSTR9, और कंपो वाला 9A पे भरता है। ये एक और है, ये अलग से जाएगी, कंपो वाला 9A भरता है, ये जाती है 31 दिसंबर ऑफ नेक्स्ट ईयर, 31 अप टू 31 दिसंबर ऑफ नेक्स्ट ईयर, अगले साल की दिसंबर। ये इसलिए होती है, जैसे आम व्यापारी साल में 12 बार रिटर्न भरता है, उसमें कोई गड़बड़ होगी, मान लो कोई टैक्स क्रेडिट नहीं लिया या कुछ इस तरह से प्रॉब्लम होगी, माल रिटर्न कर दिया, जैसे सामान खरीदा GST पे कर दिया, अब वो सामान हमने वापस कर दिया, तो हम चाहते हैं उसका क्रेडिट मिले। या मैं दुकानदार हूं, मैंने माल बेचा, कस्टमर से GST रिकवर कर लिया, अब GST मैंने सरकार को पे कर दिया, थोड़े दिन बाद कस्टमर माल वापस दे गया, तो मेरे से टैक्स समेत तो वो पैसे ले गया वापस, तो उस टैक्स का क्या एडजस्टमेंट हो जाएगा, हो जाएगा। वो कब तक हो सकता है, अगले साल की 31 दिसंबर तक। ये रिटर्न का चैप्टर बताएगा। ये एनुअल रिटर्न इसीलिए बनी है कि आप अपना कम ज़्यादा जो गड़बड़ है रिकनसाइल कर लो। रिकनसिलेशन स्टेटमेंट होती है एक तरह से, यू कैन रिकनसाइल ऑल
इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स रिकंसाइल कर सकते हो। और एक मैंने बताया था जो कंपो डीलर है कंपोजिशन वाला, वो जो माल खरीदता है उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता, जो बेचता है उस पर सीधा कंपोजिशन टैक्स भरता है। ठीक, और ये कहाँ से भरता है? कैश लेजर, क्योंकि क्रेडिट लेजर में तो परचेज माल आना ही नहीं, यानी उसके जीएसटीएन पोर्टल पे क्रेडिट लेजर में कुछ नहीं दिखेगा। जो खरीदता है वो पार्ट ऑफ कॉस्ट, जो बेचता है वो सीधा कहाँ से भरता है? कैश लेजर से टैक्स पे करता है। ओके, तो ये सब अपन ने पढ़ा, स्मॉल ट्रेडर के लिए बना है। ओके, तो किन के लिए कितना है ये पढ़ लिया। एग्रीगेट टर्नओवर का मीनिंग पढ़ लिया अपन ने। एग्रीगेट टर्नओवर के मीनिंग में अपन ने एक बात ये भी पढ़ी कि अगर मान लो एक पैन के अंदर 4 जगह अलग अलग स्टेट में, 4 अलग अलग स्टेट में आपकी ब्रांचेज हैं या ऑफिस हैं, तो चारों में आपको कंपो ऑप्ट करनी पड़ेगी। एक में ऑप्ट करते ही सब में ऑटोमेटिकली ऑप्टेड। एक में ऐसा नहीं हो सकता कि 2 में मैं कंपोजिशन के हिसाब से टैक्स भर दूं और 2 में कैसे भर दूं, नॉर्मल डीलर रेगुलर डीलर ना, सभी में रेगुलर या सभी में कंपो। एक में इन्फॉर्म करते ही सब में कंपो लग जाएगी। और आपको हर साल कंपोजिशन के लिए दोबारा ऑप्शन ऑप्ट करने की जरूरत नहीं। एक बार कंपो ऑप्ट कर लिया, अगले साल भी टर्नओवर आपकी कम है प्रीसीडिंग ईयर की, तो आप कंपो में चल सकते हैं। मैंने कहा था हर पिछले साल की टर्नओवर देखनी है, ना कि करंट ईयर की। 19-20 में टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है दिल्ली में, आप 10-1 की कंपो ले सकते हो 20-21 में। चाहे 20-21 में 1.5 करोड़ से ऊपर हो जाए, जैसे ही 1.5 करोड़ से ऊपर हुआ 20-21 में, आपको रेगुलर टैक्स देना पड़ेगा और अगले साल से कंपो ले नहीं पाओगे आप। ओके, ये सब अपन ने पढ़ लिया। फिर मैंने एक जगह बताया था यूआईएन क्या है। वो यूआईएन मिलता है जैसे नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सनस को या फॉरेन मिशंस एम्बेसी के जो लोग आते हैं उनको, तो वो कहता है जी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती, वो अलग ही उनका टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन होता है, इस तरह का यूआईएन नंबर। उनसे टैक्स वसूला किसी ने तो वो यूआईएन नंबर लिख के टैक्स वसूल लेता है। ये लोग फॉरेन मिशन वाले टैक्स वापस ले सकते हैं। ओके, एक ही पैन के अंडर एक ही, तो आपको रजिस्ट्रेशन सबका करवाना होगा, ये सबका नहीं होगा। फिर मैंने बताया था कि अगर आपने कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट की, सपोज एक बंदे ने कंपोजिशन स्कीम जो है ऑप्ट की विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 यानी 2021 में, पहले लिख देना एग्जिस्टिंग वाले को तो 1 अप्रैल को ही ऑप्ट करनी है, उसके बाद नहीं कि बीच में आके साल के ऑप्ट कर ले, नहीं, वो तो कर सकता है कोई नया रजिस्टर्ड डीलर है तो। चलो कंपो स्कीम ऑप्ट की 1/4/20 को, तो आपके पास जो 31 मार्च 2020 को स्टॉक हेल्ड है, हेल्ड इन गोडाउन, जो गुड्स का स्टॉक पड़ा है उस पे जो आईटीसी जो आपने अवेल किया इन पास्ट, अवेल इन पास्ट, इट इज टू बी रिवर्स। इसमें ध्यान से देखना इसका मतलब क्या है। वैसे आईटीसी का चैप्टर बता देगा। मैं कहता हूं आपके पास स्टॉक पड़ा है 4 लाख का, इसके ऊपर इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी एसजीएसटी सब आपको 40,000 रुपये पे किया था, आपने पे किया था 40,000 इस 4 लाख पे, तो आईटीसी अवेल किया था पास्ट में, अब इसे रिवर्स करना है। मैं ये कह रहा हूं कि आपको 40,000 पे किया था, लेकिन 31 मार्च 2020 में इन ईयर क्रेडिट लेजर में आपके सीजीएसटी और एसजीएसटी, चलो मैं जोड़ के ले लूं, वैसे ही अलग अलग हेड होते हैं, मैं कह रहा हूं 32,000 पड़ा है, तो ये 40 रिवर्स कैसे करोगे? हाउ कैन ₹40,000 आईटीसी इज टू बी रिवर्स्ड? ये रिवर्स कैसे होगा? 32 तो यहां से हो जाएगा, 32 ये रिवर्स हो जाएगा, चलो कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये और रिक्वायर्ड टू पे ₹8,000 थ्रू कैश लेजर आपको देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इस माल को अब आप बेचोगे ना, ये वाले सामान को बेचोगे तो जीएसटी तो लोगे नहीं किसी से, तो जब ये खरीदा आपने टैक्स भरा था 40, उस 40 को आपने आउटपुट में से काटा, लेकिन
कटा। लेकिन आज भी आपके क्रेडिट लेजर में किसी भी तरह के माल का इनपुट क्रेडिट अनअवेल्ड पड़ा है, जो आपने अभी आगे एडजस्ट करना है आउटपुट में से 32। तो भैया 40 कैंसिल होगा तो 32 तो ये कैंसिल कर दो, उड़ा दो, बाकी का 8,000 रुपये आपको कैश देना पड़ेगा। क्लियर? बाय चांस मैं कहूं कि आपके अकाउंट में 40 ही पड़ा है, हाउ कैन 40,000 ITC टू बी रिवर्स? रिवर्स कर दो, बस ये 40 कैंसिल हो जाएगा, नथिंग इज रिक्वायर्ड टू पे। ये 40,000 क्या हो जाएगा? रिवर्स्ड, रिवर्स्ड, नथिंग रिक्वायर्ड टू पे इन कैश। समझे बात? कैश लेजर के थ्रू कुछ भी नहीं देना, बस 40 का 40 रिवर्स हो जाएगा। यानी कि अगर आपने के पास स्टॉक पड़ा है तो उसकी लिस्ट बना के देते हैं आप ITC 03 पे, लिस्ट ऑफ होल स्टॉक हेल्ड, होल स्टॉक हेल्ड विद ट्रेडर या मैन्युफैक्चरर, उसके पास जो भी माल पड़ा है उसकी लिस्ट बना के दे दे एट द टाइम ऑफ ऑप्टिंग ऑफ कंपोजिशन स्कीम, ताकि उसमें टैक्स को रिवर्स किया जा सके। फिर एक स्टूडेंट के माइंड में एक क्वेश्चन फिर आया, कहता जी मान लो एक आदमी कॉम्पो डीलर है, कॉम्पो डीलर है, और मैं कहता हूं 1 दिसंबर 2020 में उसकी जो सेल है ना वो 1.5 करोड़ के पार होगी। सप्लाई ऑफ गुड्स एक्सीड 150 लाख। अब वो कॉम्पो से किस में जाएगा? नाउ कन्वर्टेड टू रेगुलर डीलर फ्रॉम कंपोजिशन डीलर से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अब रेगुलर डीलर में। अब उसके पास फिर लिस्ट बना के देगा स्टॉक हेल्ड एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन, टू रेगुलर डीलर। अगर वो रेगुलर डीलर में कन्वर्ट हो गया है, स्टॉक जो उसके पास पड़ा है उसकी लिस्ट सबमिट करेगा और उस पे उसे क्या मिलेगा? ITC कैन बी अवेल्ड इन फ्यूचर, क्योंकि वो माल बेचेगा आउट ऑफ आउटपुट टैक्स टू बी कलेक्टेड ऑन दैट स्टॉक सोल्ड। अब ये माल पड़ा है, जब आप 1 दिसंबर को कॉम्पो खत्म होगी, रेगुलर हो गए, अब आप कौन सा टैक्स देने लगे? रेगुलर। तो आप लिस्ट बना के दो कि जब आप रेगुलर डीलर बने कितना माल पड़ा है उस पर, क्योंकि ITC मिला नहीं आपको, पर टैक्स दे के खरीदा हुआ है, बता दो लिस्ट, वो ITC मिल जाएगा आपको। उस ITC को यू कैन अवेल, उसको आप अवेल कर लेना, वो ITC आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। क्लियर? तो ये कंसेप्ट थ्योरी वही है, रेगुलर से कॉम्पो जाओगे तो ITC रिवर्स होगा, कॉम्पो से रेगुलर में बदल गए तो ITC अवेल होगा, मिलेगा आपको, ये बात कह रहा है। क्लियर? तो ये चीजों को आपने माइंड में रखना है। ये कैपिटल गुड्स में भी पंगा है कि आप रेगुलर डीलर हो, आपने मशीन खरीद ली जिसपे 50,000 इनपुट टैक्स था, उसका क्रेडिट ले लिया आपने, 2 साल बाद आप कॉम्पो डीलर में कन्वर्ट हो गए, तो भैया 2 साल का प्रोपोर्शनेट क्रेडिट काट के 20,000, 3 साल का 30 रिवर्स होगा। वो कहानी मैंने आपको सुनाई थी 5% पर क्वार्टर वाली, तो 3 साल पहले ही आपने कॉम्पो से रेगुलर से कॉम्पो में चले गए, तो जो कैपिटल गुड्स पे क्रेडिट अवेल किया था 2 साल पहले 50, 2 साल बाद आप कॉम्पो डीलर बन गए तो प्रोपोर्शनेट 5% पर क्वार्टर का जो बीत गया टाइम 2 साल, उसका 40% काटो, 50,000 का 40% काटो, बचा 30,000 रिवर्स होगा कैपिटल गुड्स का भी। इससे ज़्यादा ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट के चैप्टर तक आपको वेट करना होगा, वहाँ जाके होगा। ओके, तो ये चीज़ कह रहा है। तो वो क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे, इसके कुछ क्वेश्चंस पढ़ लिए थे। 10.2 अपन ने पढ़ा था 209 पेज पे, तो एक सेंटेंस यहाँ से हटा दिया था कि उसके पास इंटर स्टेट खरीदा हुआ माल है, ये कैंसिल कर दिया था। 10.2 के अंदर कह रहा था कॉम्पो कौन नहीं ले सकता? जो क्या एंगेज है, सप्लाई कर रहा है अदर सर्विस की लिमिट से ज़्यादा, कितने 10% ऑफ प्रीसीडिंग ईयर टर्नओवर और 5 लाख विच एवर इज हायर, उससे ज़्यादा होगी तो इमीडिएटली आपकी कॉम्पो विड्रॉ हो जाएगी। ठीक, या आप क्या है फूड के अलावा, मतलब फूड के अलावा कोई जैसे रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में मिलेगी 10(1),
5% टैक्स है, 2.5। लेकिन अगर शराब बेच रहे हैं रेस्टोरेंट में तो आप क्या है 10(1) की ऑप्शन कंपोजिशन 5% वाली रेस्टोरेंट में नहीं ले सकते। ओके, तो ये केस था, कितने तक टर्नओवर हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ ऐसे था, ये मैंने आपको रिवाइज करवाया था एग्जाम्पल 3। क्या, मान लो मैं कहता हूं प्रीसीडिंग ईयर की टर्नओवर ऑफ गुड्स, और फिर कहता हूं प्रीसीडिंग ईयर्स टर्नओवर ऑफ अदर सर्विस, छोटी मोटी सर्विस है। ये मान लो प्रीसीडिंग ईयर है 19-20 और ये भी 19-20, और ये कह रहा हूं करंट ईयर की टर्नओवर ऑफ अदर सर्विस। करंट ईयर का कॉलम और बनाना है आपने 20-21। ये कुछ इस तरह है, देखना प्रीसीडिंग ईयर में 70 लाख और ये 6 लाख, मान लो ये भी 6 लाख, ये कॉलम और। तो आप ये छोड़ो, पहले ये देखो टोटल टर्नओवर कितनी होगी, अग्रीगेट टर्नओवर होगी आपकी यहां पे 76 लाख। तो आप कितनी सर्विस दे सकते हो, मैक्सिमम सर्विसेज इन करंट ईयर मैक्सिमम कितनी दे सकते हो, 76 लाख का 10% 7.6 लाख, या 5 लाख विच एवरी थार कितना 7.6 लाख, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। आप 6 दे रहे हो कोई बात नहीं, आप कंपोजिशन स्कीम आपकी चलती रहेगी, कैंसिल नहीं होगी। दूसरा सिचुएशन देखना, मान लो यहां 80 लाख है, यहां 20 लाख है और करंट ईयर में भी 20 लाख है, मान लो 1 मिनट के लिए, अमाउंट अलग हो सकता है। फिलहाल आप देखो, आप इन दोनों का टोटल करो, अग्रीगेट टर्नओवर कितनी होगी 1 करोड़। 1 करोड़ का 10% 1 करोड़ का या 5 लाख, विच एवर इज हायर क्या इसमें से 10 से ऊपर आप नहीं दे सकते सर्विस। आप तो करंट ईयर में कितनी दे रहे हैं 20, आप कंपो के लिए नॉट एलिजिबल, कंपो स्कीम आपकी विड्रॉ, यानी दे दी कोई बात नहीं। अब आप जैसे ही 10 को पार हो गए आपको कंपोजिशन स्कीम छिन जाएगी। एज एंड व्हेन सप्लाई ऑफ सर्विस अदर सर्विस एक्सीड्स ₹10 लाख कंपोजिशन स्कीम विल बी विड्रॉन, आपकी ये स्कीम छिन जाएगी एंड यू हैव टू पे रेगुलर टैक्स। बस बात ये है, आपको रेगुलर टैक्स देना पड़ेगा 10 लाख को पार होते ही। एक और सिचुएशन है, ये 75 लाख, ये 4 लाख, कितना हो गया ये भी बाय चांस करंट ईयर में 4, तो ये टोटल हो गया दोनों का 79 लाख। तो 79 लाख का 10% करोगे आप तो कितना बन जाएगा 7.9 लाख या 5 लाख, विच एवरेज हायर, तो कितना 7.9 लाख। करंट ईयर में आपकी सर्विस 4 लाख है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी कंपो स्कीम चलती रहेगी, नहीं विड्रॉ होगी। क्लियर, इस तरह से आप देख सकते हो। इधर देखो 35 लाख, इधर कितना है 5 लाख, टोटल कितना हो गया ये 40 लाख। तो आप 40 लाख का 10% करोगे, 40 लाख का 10% आप करोगे या 5 लाख करोगे, विच एवर इज हायर, तो 5 लाख। आपकी सर्विस कितनी है, आपकी सर्विस मानो करंट ईयर की 5 है तो 5 को एक्सीड नहीं करना चाहिए, नहीं कर रहा, पूरा 5 है, कोई बात नहीं, आप कंपो स्कीम में रहोगे, विड्रॉ नहीं करनी पड़ेगी। ऐसी इंटरस्टेट सेल कर दी आपने कंपो विड्रॉ, एक्सपोर्ट कर दिया तो भी कंपो विड्रॉ हो गया, एससीजेड को बेच दिया या पेट्रोल डीजल बेच दिया तो भी कंपो ऑप्ट हो जाएगा। एक आदमी लुब्रिकेंट ऑयल बेचता है इंजन में डालने का, और वो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, कंपो स्कीम। थोड़े दिन बाद उसने पंप पे पेट्रोल बेचना भी शुरू कर दिया, भैया अब दिक्कत है, अब तेरी कंपो विड्रॉ, क्योंकि तू एग्जम्प्ट वाला या नॉन टैक्सेबल वाला माल बेच रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, एससीजेड को दे रहा है, इंटरस्टेट सेल कर रहा है। 10(1) में तो गुड्स की इंटरस्टेट सेल नहीं करनी, सर्विस की कर सकते हो, और 10(2) में गुड्स और सर्विस दोनों की इंटरस्टेट सेल पॉसिबल नहीं है। 10(1) में इंटरस्टेट अंडर 10(1) कंपो स्कीम है ना, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट अलाउड। अगर आपने कर दी तो ये स्कीम आपकी कैंसिल हो जाएगी कंपोजिशन। और अगर मैं सेक्शन 10(2)(a) की बात करूं
तो मैं कहूँगा इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस नॉट अलाउड, दोनों ही अलाउड नहीं। 10(1) में गुड्स को रोका है, 10(2)A में गुड्स और सर्विस दोनों को रोका गया है। कर दी तो कंपो विड्रॉ हो जाएगी और कोई आफत नहीं आनी, कंपोजिशन कैंसिल और रेगुलर टैक्स आपको देना पड़ेगा। क्लियर? चलो ये हो गया। आपने ये डीजल नेचुरल गैस वो था ना नेशनल हाईवे का मैप, ये नहीं बेचना आपने, आउटवर्ड गुड्स नहीं बेचना, आप मैन्युफैक्चरर नहीं होने चाहिए, ट्रेडर हो सकते हो। अगर आप आइसक्रीम बनाने वाले ट्रेडर हो, मिलता था सरकार को टैक्स तो आ गया मैन्युफैक्चरर से, ट्रेडर हो तो यू कैन ऑप्ट फॉर कंपोजिशन, आइसक्रीम के, आइस के, टबाकू के, पान मसाला के, एरेटेड वाटर के, तो आप कंपो ले सकते हो, मैन्युफैक्चरर हो नहीं ले सकते। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन भी कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ट्रेडर के, ईसीओ के थ्रू माल बेचने वाले डीलर हो, डायरेक्ट बिलिंग कर रहे हो कस्टमर को, बुकिंग अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे हो रही है पर कस्टमर को बिल कौन दे रहा है? सीधा डीलर, और ईसीओ पेमेंट लेके कस्टमर से टीडीएस काट के देता है 2%, किसको? डीलर को। तो जिस डीलर का टीसीएस कटता हो, जो डायरेक्ट बिलिंग कस्टमर को करता हो, वो कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकता, रोक है। ओके, एग्जाम्प्ट बेचने वाला भी कंपो स्कीम नहीं ले सकता। चलो फोर्थ क्वेश्चन अपन ने कर दिया था, 2 करेक्शन थी, ऑप्शन नंबर 1 का आंसर यस, ऑप्शन नंबर सी का आंसर यस था। चलो ये अपन ने कर लिया था। अगर टैक्स जोड़ के दे रखा है, टैक्स 18% है और टैक्स जोड़ के आपको अमाउंट ऑफ टर्नओवर दे रखा है, तो टैक्स निकाल लो ना। मान लो कह रहा है टैक्स 18% जोड़ के दे रखा है फिगर, तो 18/118 करके टैक्स निकाल फेंको, तो बाकी टर्नओवर देखो तो क्या है, उसके लिए देखना है एग्रीगेट टर्नओवर, टैक्स के बिना वाले। ओके, 7th में कह रहा है चेन्नई का एक रिटेलर है, सेलफोन बेचता है, ही सप्लाइड गुड्स टू पर्सन लोकेटेड इन चेन्नई एंड पोंडिचेरी, पोंडिचेरी तो अलग यूनियन टेरिटरी, इन करंट ईयर और लिख लो, इन करंट ईयर, करंट ईयर में पोंडिचेरी में क्यों बेच दिया भाई तूने तो इंटर स्टेट सेल कर दी, तो ये क्या हो गया फिर? ये तेरी कंपोजिशन विल बी विड्रॉन, आप कंपोजिशन नहीं रख सकते, ली थी तो कैंसिल हो जाएगी ये कंपोजिशन। क्लियर? ये चीज है। नेक्स्ट पे ये बता रहा है कैजुअल टैक्स नहीं ले सकते, कैजुअल नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन अनरजिस्टर्ड से खरीदने वाला रजिस्टर्ड व्यापारी, ये तो खैर डेफडी हो गया, रूल लग ही नहीं रहा, 9454 लग ही नहीं रहा कि एक रजिस्टर्ड व्यापारी अनरजिस्टर्ड से खरीदे तो टैक्स रजिस्टर्ड व्यापारी को देना है, आरसीएम के अंदर वो रूल डेफर्ड कर रखा है। ठीक है, और कह रहा है कि आपको बोर्ड लगाना है, बिल पे लिखना है नॉट एंटाइटल्ड टू क्लेम जीएसटी, वो सब लिखना है आपको। ठीक है, एग्जाम्प्ट सप्लाई नहीं करनी आपने, और जेब से भरना है, सामने वाले से ले नहीं सकते। फिर 10(2)A है, 10(2)A बता तो चुका हूँ, 10(2)A बना है बेसिकली किसके लिए? सर्विसेज के लिए बना है 10(2)A। आपका मेजर काम सर्विस सप्लाई करना है। 10(1) में आपको जगह नहीं मिलेगी। 10(1) क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि पिछले साल की एग्रीगेट टर्नओवर के 10% से ज़्यादा आप सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते, और 5,75,000 उससे ज़्यादा है तो 10(1) आपके लिए नहीं है, 10(2)A में चले जाओ, क्योंकि वो तो बना ही सर्विस के लिए। मान लो मैंने पिछले साल मेरी टर्नओवर 45 लाख है, इस बार मैं कंपो ऑप्ट कर सकता हूँ, सर्विस प्रोवाइडर हूँ, हाँ कर सकता हूँ। मैं जो सीए की कोचिंग की सर्विस देता हूँ उस पर 6% टैक्स लग जाएगा। ठीक है, तो 10(2)A में 6% है, गुड्स में रिटेलर हो मैन्युफैक्चरर हो तो 1, रेस्टोरेंट में 5। ओके, तो ये चीज़ है। 10(2)A सर्विस प्रोवाइडर के लिए बना है, वही रूल, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन नहीं ले सकता। आरसीएम जो इनवर्ट सप्लाई है उसके ऊपर कोई बेनिफिट नहीं, उस पर तो आपको टैक्स देना है एज यूजुअल। ठीक है, और एक्सपोर्ट नहीं कर सकते आप, इंटरस्टेट सर्विस नहीं दे सकते, और कोई भी गुड्स और सर्विस इंटरस्टेट सेल सप्लाई नहीं करनी, पेट्रोल डीजल टाइप कुछ साथ में थोड़ा, वैसे तो आप सर्विस प्रोवाइडर हो, गुड्स बेचते नहीं, पर अगर बेच दिया साथ में थोड़ा बहुत तो गलत है। और अगर आप साथ में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं आइसक्रीम की, टबाकू, पान मसाला, तो मैन्युफैक्चरर है इन चीज़ों के, तो आप कंपो नहीं ले सकते। सिर्फ सर्विस देते हो तो ये पॉइंट ही नहीं एप्लीकेबल, मैन्युफैक्चर पान मसाला आप बेचते ही नहीं। मान लो मैं अपनी बात करूं, मेरे पे इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स का रूल ही नहीं लगेगा, सर्विस का है रूल, गुड्स का नहीं लगेगा। पान मसाला टबाकू आइसक्रीम लगेगा ही नहीं, क्योंकि अपन तो ये देते ही नहीं। ठीक है, तो वो चीज़ देख लेंगे, साथ में देते हो तो गलत। तो ये 50 लाख का रूल है। ठीक, लेकिन यहाँ पे एक टेबल है, पेज नंबर 211 पे एक टेबल है। ये टेबल क्या कहती है? इस पे एक एक्सप्लेनेशन 1 और 2 आई हुई है गवर्नमेंट की। क्या
थोड़ी कंफ्यूजन की क्लियर की हुई है। एक तो दो केस हैं, एक न्यू बिजनेस के केस में यानी कि फ्रेश डीलर जो आज तक यानी नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, वो रजिस्टर्ड ही नहीं है, नया व्यापारी है, और ये एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड डीलर है। एक है एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड डीलर जो पहले से ही रजिस्टर्ड है, रेगुलर डीलर है, रेगुलर डीलर है, ये पहले से ही रजिस्टर्ड है। तो कहने लगा इसके बारे में कि तुझे CMP 02 सबमिट करना है, सबमिट करो डिपार्टमेंट को। बिफोर कब सबमिट कर दो? 1 अप्रैल 2020 से पहले, अगर 2021 है कोई भी साल है उसके 1 अप्रैल से पहले सबमिट कर दो ऑनलाइन। तो उसमें डिटेल होगी, सर आई वांट टू, इफ यू वांट टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन, अगर आपको कंपोजिशन लेनी है तो 1 अप्रैल से पहले सबमिट कर दो, और आप अंडर ITC 3 पे सबमिट होल रिकॉर्ड ऑफ गुड्स हेल्ड इन स्टॉक, वो सारा रिकॉर्ड सबमिट करो ताकि वो ITC क्या हो जाए, ऑन स्टॉक हेल्ड इज टू बी रिवर्स्ड, वो रिवर्स होना है। मैंने बताया था इस माल को निकाल दिया करो पहले, वरना आपको टैक्स भरना भी आ सकता है अगर ITC कम पड़ा हुआ और इस पे अवेल ज़्यादा कर रखा हुआ। तो ये और कहता है जो एग्जिस्टेड रजिस्टर्ड डीलर कांट ऑप्ट फॉर कंपोजिशन ड्यूरिंग द ईयर, उसके लिए कंपोजिशन कब ऑप्ट करना जरूरी है? 1 अप्रैल से कंपो ऑप्ट करना जरूरी है। ड्यूरिंग द ईयर यू कांट ऑप्ट फॉर कंपोजिशन। एग्जिस्टेड डीलर के लिए ये रूल है कि साल के पहले ही तू बता दे और 1 अप्रैल से बीच में तुझे कंपोजिशन नहीं मिलेगी। और कंपो ऑप्ट कब करेगा? वो रूल सेम है, कंपो ऑप्ट करेगा ये जब कंपोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10(1) या 10(2)A कैन बी ऑप्टेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2000, मतलब कोई भी साल है 1 अप्रैल ऑफ द ईयर, उसमें ऑप्ट कर सकता है इफ परसीडिंग ईयर, यानी कि मान लो 19-20 कह रहा हूं पिछला साल कि अग्रीगेट टर्नओवर लेस देन 1.5 करोड़ या 75 लाख। एक तो 10(1) में रूल है ये वाला, या फिर 50 लाख 10(2)A में रूल है, उससे कम हो, क्योंकि उससे ज़्यादा हुई तो आप कंपो ऑप्ट ही नहीं कर सकते। वो उत्तराखंड प्लस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में 75 लाख, बाकी इंडिया में 1.5 करोड़। गुड्स मेजर आपका जो सप्लाई है गुड्स है, थोड़ी बहुत सर्विस अलग बात है, और मेजर सर्विस है तो आप 50 लाख से कम टर्नओवर होनी चाहिए। 10(2)A कहता है, फिर आप 6% वाला रूल ऑप्ट कर सकते हो। इसमें 1%, रेस्टोरेंट में या कैटरिंग में कितना है 5%। चलो अब ये तो फ्रेश डीलर है, पहले रजिस्टर्ड ही नहीं, पहले ये रजिस्टर्ड ही नहीं, तो डिपार्टमेंट कहता है कि तुझे तो REG 01 पे अप्लाई करना है। अप्लाई ऑन REG 01 एप्लीकेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। तू तो पिछले साल रजिस्टर्ड व्यापारी है ही नहीं, तुझे REG 01 सबमिट करना है, इंटीमेशन देनी है कंपो ऑप्ट करने की। और इसे कहा गया तेरे लिए कंपो कब से इफेक्टिव होगी? Composition will be effective from the date as and when dealer is liable to get registered। जब डीलर रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो गया तब उस रजिस्ट्रेशन के बाद ही कंपो लेगा। यानी मेरा कहने का मतलब यहाँ पे एक चॉइस का ऑप्शन है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि मान लो नई दुकान खुली, सपोज न्यू बिजनेस ओपन ऑन 1 मई 20 को नई दुकानदारी उसने सेटअप कर ली। अब आप गुड्स डीलर है, गुड्स का डीलर है, गुड्स डीलर, तो भैया 40 लाख तक तो माफ है। ये लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन कब होगा? लायबल तो होगा 40 लाख प्लस पे,
या सर्विस है तो 20 लाख प्लस पे। मान लो ये व्यापारी दिल्ली का है, दिल्ली का बिजनेसमैन है, दिल्ली। अगर ये वो तो अलग बात है, देख लेंगे कहाँ का बिजनेसमैन है। अगर वो मणिपुर का है तो 40 नहीं 10 ही है वहाँ सर्विस गुड्स, देख लेंगे। मान लो दिल्ली हरियाणा राजस्थान का है तो वहाँ गुड्स की सेल करता है 40 लाख, सर्विस देता है तो 20। उसको क्रॉस नहीं करेगा तो टैक्स देने की ड्यूटी नहीं है, नया व्यापारी है, एग्जिस्टेड है नहीं। तो इसे कहो कि तुझे कोई रजिस्ट्रेशन 40-20 तक जरूरत नहीं और इस तक तुझे टैक्स ही नहीं। तेरा कंपोजिशन टैक्स कब से लगना शुरू हो जाएगा? जब तू लायबल होगा, तुझे तब तक टैक्स ही नहीं लगेगा। नई दुकान 1 मई को खुली, मैं कह रहा हूं कि इसकी 1 सितंबर 20 तक गुड्स की सप्लाई 40 लाख है 1 सितंबर तक। तो तुझे रजिस्ट्रेशन अब करवाना है, जब 40 हो गया उसमें लिख दे तू आई वॉन्ट टू ऑफर कंपोजिशन, उसमें लिख दे रजिस्ट्रेशन में। अब 1 सितंबर के बाद 40 हो गया ना, 1 सितंबर से कह रहा है 1 फरवरी 20 तक इसने 110 लाख की सेल और कर दी। फर्दर 40 और 110, इस पे तो कोई टैक्स नहीं, नो टैक्स, क्योंकि ये रजिस्टर्ड ही नहीं है। माफ ही है, 40 लाख तक की टर्नओवर माफ है ना। तो इन्होंने कहा कि अगर कोई नया फ्रेश बिजनेसमैन है जो पिछले साल से रजिस्टर्ड नहीं है, तो बीच में दुकान खुली है, तो फर्स्ट 40 लाख की गुड्स या फर्स्ट 20 लाख की सर्विस पे तो टैक्स ही नहीं है। लायबल टू गेट रजिस्टर्ड ही नहीं, रजिस्ट्रेशन ही ना करवाए, ना रजिस्टर्ड नहीं है, तो फिर टैक्स कैसे वसूलेगा? पब्लिक से वसूल नहीं सकता, ना भरेगा, माफ। फर्स्ट अप्रैल टू फर्स्ट रजिस्ट्रेशन, फर्स्ट अप्रैल टू गेट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, कोई भी टर्नओवर पे टैक्स नहीं। 40 लाख तक की दिल्ली में टर्नओवर माफ। हाँ, उसने कॉम्पो लिख के दे दिया है, कब? जब ये 40 को क्रॉस कर रहा है तब लिख के दे दिया है कि भाई 1 सितंबर से के आसपास कि मैं कॉम्पो ऑप्ट कर रहा हूँ। अब तुझे 1% टैक्स देना है, 110 लाख रुपए पे 1% टैक्स दे दे, कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 1,10,000 का टैक्स भर दे। कौन सा टैक्स है ये? कंपोजिशन टैक्स भर दे। इसके बाद के 2 महीनों में 31 मार्च 20 तक इसकी टर्नओवर जो है, यहां पे टर्नओवर ये थी, अब इसकी सेल ऑफ गुड्स इसके बीच होगी 30 लाख की और, तो ये 150 और 30 180 हो गया। इस पे उसे कौन सा टैक्स देना है? रेगुलर टैक्स देना है। मान लो गुड्स पे टैक्स की रेट है 12%, तो इस पे उसको कौन सा टैक्स देना है? रेगुलर वाला। 30 लाख का 3,60,000, समझे? एग्जिस्टेड बिजनेसमैन और न्यू ओपनिंग ऑफ बिजनेस में थोड़ा ये फर्क है। आपको ये सारा मिल रहा है पेज नंबर 211, 212 पे ऊपर पढ़ लो लेफ्ट साइड। नए बिजनेस के लिए क्या कह रहा है? कंपोजिशन स्कीम विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। पहले तो रजिस्टर्ड ही नहीं, लायबल ही नहीं है। रजिस्टर्ड कब लायबल होगा? 40 के ऊपर, सर्विस है तो 20 के ऊपर। तब तक कहता है जी वो कंपोजिशन स्कीम जो है एप्लीकेबल तब तक नहीं होगी। एंड ऑप्शन 2 पे जीएसटी अंडर कंपोजिशन स्कीम शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन की डेट से वो टैक्स देने के लिए लायबल हो जाएगा। 40 तक तो एंजॉय कर, सर्विस है तो 20 तक एंजॉय कर। सर्विस है तो उसके हिसाब से 20 तक माफ, उसके बाद कंपोजिशन टैक्स। और अगर 10(2)A है तो 20 लाख तक तो टैक्स ही ना भर, सर्विस प्रोवाइडर है खाली। 10(2)A ऑप्ट करेगा, 20 लाख तक तो कोई टैक्स ही नहीं। 20 से अगले 30 लाख तक, 50 लाख तक कौन सा टैक्स? कंपोजिशन 6%। 50 लाख के बाद तो रेगुलर टैक्स बढ़ेगा, यस रेगुलर टैक्स बढ़ेगा, वो चीज़ है। तो ये बता रहा है कि ये ऑप्शन ऑप्ट कर सकता है। सपोज उसने ऑप्शन ये वाला ऑप्ट ही नहीं किया, वो तो नया बिजनेस खोलते ही कंपोजिशन के लिए अप्लाई कर देता है, जरूरत नहीं थी उसको, लेकिन उसने लायबल भी नहीं था वो, पर उसने अप्लाई कर दिया और शुरू में रजिस्टर्ड करवा लिया, फिर ठीक है, कंपो के अकॉर्डिंग शुरू से ही टैक्स भर दे। चॉइस उसकी है तो उसे नहीं अप्लाई करना चाहिए, वो लायबल होगा तब अप्लाई करना चाहिए 40 और 20 के बाद, ठीक। जबकि एग्जिस्टिंग बिजनेसमैन को तो 1 अप्रैल से पहले ही करना है और उसे तो शुरू से ही वेरी फर्स्ट डे ऑफ द ईयर से ही उसे कंपोजिशन टैक्स भरना शुरू करना है। ये तो फ्रेश ओपनिंग ऑफ बिजनेस के लिए है ये ऑप्शन। चलो ठीक है, और ऑल सारा हो गया था ये कि सबके लिए कंपोजिशन ऑप्ट हो जाएगी, ऐसे नहीं हो सकता कुछ के लिए नहीं। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 13-11 का थर्ड केस छोड़ दिया था, वो कह रहा था कि भाई अनरजिस्टर्ड डीलर है,
अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन कंपोजिशन स्कीम के लिए। ही होल्ड सम इन्वेंट्री परचेज इन इंटरस्टेट। फिर क्या हो गया, इंटरस्टेट खरीदा है या लोकल खरीदा है, उस पे आईटीसी रिवर्स करना है। जब तक आईटीसी रिवर्स नहीं होगा, मान लो आपके क्रेडिट लेजर में पैसा ही 20 पड़ा है इनपुट क्रेडिट का, और आपके पास जो माल पड़ा है उस पर 70,000 रुपये का टैक्स क्रेडिट लिया था कभी आपने, तो भैया 20 तो आपके अकाउंट से रिवर्स हो जाएगा, कैंसिल कर देंगे जो क्रेडिट लेजर में पड़ा है। बाकी 50 कैश भरो ना, नहीं भरोगे बाकी के 50 तो आपको कंपोजिशन स्कीम मिलेगी नहीं, डिपार्टमेंट देगा नहीं। ये सही आंसर है, ठीक है ना, ये चीज़ है। तो टैक्स कैसे लगता है, मैन्युफैक्चरर पे 1%, आधा CGST आधा SGST, किस पे, टोटल सप्लाई, चाहे टैक्सेबल हो चाहे वो एग्जाम्प्ट वाली हो। रेस्टोरेंट में भी टैक्सेबल हो चाहे एग्जाम्प्ट 2.5, बाकी सारे केस गुड्स के व्यापारी हो या सर्विस के डीलर हो 10 to A, उसमें टैक्सेबल सप्लाई पे लगता है टैक्स जो भी लगेगा। गुड्स में 1% और उसमें 3+3 है जो, ओके। तो ये सारी बातें बता रहा है। बेकरी शॉप को रेस्टोरेंट ना माना जाए, बेकरी शॉप गुड्स बेचता है, गुड्स वाले रूल लगाएं, उस पर 5% वाला नहीं, अगर वो कंपोस्ट करता है तो 1% टैक्स लगाया जाए। ये मैंने बता दी थी, क्वेश्चन नंबर 13 करवा दिया था। मैन्युफैक्चरर हो ना तो सारा कुछ जोड़ लो आप, एग्रीकल्चर एग्जाम्प्ट वाला भी, टैक्सेबल वाला भी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 हमने कर लिया था कि भी प्रीसीडिंग ईयर में आपकी टर्नओवर थी जो भी कंपोजिशन ऑप्ट कर ली, करंट ईयर में 10 लाख मैन्युफैक्चरिंग, 20 ट्रेडिंग, 5 की सर्विस। आप एक्सपोर्ट भी कर रहे हो, अगर इस क्वार्टर में आपने एक्सपोर्ट कर दिया तो समझो इस क्वार्टर में कंपोजिशन टैक्स नहीं लगेगा। कौन सा टैक्स लगेगा आप पे, 10 + 20 + 5, 35 लाख पे 18% नॉर्मल टैक्स है वो लगेगा, 9% कर लो, 35 लाख का 9% कर लो आप, 35 लाख का 9%, 315 CGST, 315 SGST कर लो ऐसे। वैलिडिटी ऑफ कंपोजिशन लेवी क्या कह रहा है, कहता है कंपोजिशन लेवी में आपको बताना है डिपार्टमेंट को कि मैं ऑप्ट कर रहा हूं। बाकी डिपार्टमेंट CMP 4 पे आपसे इंफॉर्मेशन मांग सकता है कि आपकी कंपोजिशन क्यों ना विड्रॉ कर लें, आप तो छिप के इंटर बेच रहे हो ऐसा कुछ, ठीक है। वो फिर आप जवाब देते हो CMP 5 पे, फिर वो ऑफिसर ऑर्डर देता है CMP 6, वो सारा कुछ यूजलेस है, पढ़ लिया। प्रोविजनली आप जो कंपो लेते हो तो CMP 0 पे इंटीमेशन देते हो डिपार्टमेंट को कि आई वांट टू गेट रजिस्टर्ड अंडर कंपोजिशन स्कीम। वैसे प्रॉपर फॉर्म एप्लीकेशन जाती है REG 01 पे फ्रेश आपकी। ये सब आपने पढ़ लिया था। और कंपोजिशन की रिटर्न के रूल आपको चेंज करवा दिए 215 पेज पे। वो क्या था, रिटर्न क्वार्टरली नहीं एनुअली जाएगी। पहले क्वार्टरली जाने का रूल था, लेकिन अब ये रूल क्या है, एनुअली का है। अब आपके एग्जाम में भी एनुअली का चलेगा। आपको 30th अप्रैल ऑफ द नेक्स्ट ईयर एनुअल रिटर्न भरनी है कंपोजिशन। एक और एनुअल लग गए, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट होती है, वो 31 दिसंबर तक अलग जाएगी। अब आपको ये रिटर्न भरनी है। टैक्स कैसे भरना है, क्वार्टरली CMP 08 फॉर्म भरो, क्वार्टरली टैक्स जमा करवा दो। जो क्वार्टरली टैक्स जमा करवाना है आपने, वो 18th ऑफ द नेक्स्ट मंथ आफ्टर ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के बाद अगले महीने की 18 तारीख तक जमा करवाना है। ये चीज़ कह रहा है, ठीक। और गलती हो जाए रिटर्न में किसी में भी, तो एनुअल रिटर्न जो दिसंबर 31 तक जाती है उसमें आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। 9A में जाती है कंपोजिशन वाले की एनुअल रिटर्न, आम व्यापारी की जाती है GSTR 9 में, इसकी 9A में जाती है। ITC ले नहीं सकता, एनुअली टैक्स भरना, वो रिटर्न भरना है, ईयरली आपको जो है रिटर्न भरनी है। और ये टैक्स कैश लेजर के थ्रू भरते हैं, क्योंकि क्रेडिट तो आपको मिलता ही नहीं। जो कैश लेजर में पैसा डालो उससे आप अपना कंपोजिशन टैक्स भरो, एक तरह से ये है। तो ये बातें पढ़ ली। एग्जम्प्टेड बिल ऑफ सप्लाई, दोनों में डिफरेंस का ये है। और कुछ 1-2 क्वेश्चंस देख लेते हैं इससे रिलेटेड। तो कुछ क्वेरीज है आपका MCQ की, देखना। क्वेश्चन नंबर 1, 2 ये सब इजी हैं, हो जाएंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 देखना, 217 पेज पे। क्वेश्चन नंबर 18 217 पे 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखना। कह रहा है GGC लिमिटेड मैन्युफैक्चरर है दिल्ली का, दिल्ली का मैन्युफैक्चरर है। मैन्युफैक्चरर में पंगा है वो, अगर वो आइसक्रीम बेचता है या पान मसाला, एरेटेड वाटर, तो कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकता। वो पंगा याद रखना पड़ेगा। चलो क्या कह रहा है, कह रहा है कि इस बंदे की प्रीसीडिंग ईयर की टर्नओवर
ये कह रहा है फाइनेंशियल ईयर प्रीसीडिंग ईयर की सप्लाई इंक्लूडिंग इनवर्ड सप्लाई 1,55,50,000 है। तो कहता है एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, तो जिसमें इंटर स्टेट सप्लाई 60 है, कोई बात नहीं। फिर जिसमें 28 लाख की नील रेट वाली है जोड़ लो, फिर कह रहा है एग्जाम्प्ट वाली है जोड़ लो, पर इनवर्ड सप्लाई नहीं जोड़नी। 55,50,000 की इनवर्ड सप्लाई विच इज कवर्ड अंडर आरसीएम, वो नहीं लेनी आपने, ये छोड़ दो। आप ये देखो आप कितना हो जाएगा, ये आपका टर्नओवर 100 लाख है, तो ये लेस देन 150 लाख है ड्यूरिंग प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो यू कैन ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन, आप कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं। समझ आइए इस तरह से। 18 क्वेश्चन में देखना, 18 में कह रहा है एक आदमी राजस्थान में 30 लाख का माल बेचता है और गुजरात में भी बैठा है, उसका बिजनेस है, वहां से सप्लाई कर रहा है। राजस्थान के अंदर इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ ऑटो कंपोनेंट इन गुजरात 35, फिर कह रहा है टोटल सप्लाई 65। ओके, तो कह रहा है कि ये मैन्युफैक्चरर है। ओके, कहता है कंपनी चाहती है कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करना, एडवाइस करो। ऐसा है इसमें, अगर तो ये पिछले साल सप्लाई है फिर तो कोई दिक्कत नहीं, आप कंपो ऑप्ट कर लो। लेकिन अगर ये करंट ईयर की सप्लाई है, इन करंट ईयर गोइंग टू सप्लाई, वो बंदा कहता है जी मेरी तो सप्लाई ऐसी ही होगी, करंट ईयर में इंटरस्टेट बेचूंगा। ये राजस्थान लोकल बेच रहा है यानी इंट्रास्टेट है, और ये आप स्टेट से बाहर जाके बेच रहा है यानी कि ये इंटरस्टेट है। अगर इंटरस्टेट की तूने, उसी वक्त तेरी कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगी और तुझे उस क्वार्टर के लिए रेगुलर रेट से टैक्स देना पड़ेगा। तो इंटरस्टेट करो तो कंपो विड्रॉ हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। पिछले साल ये सेल की है तो कोई बात नहीं, इस साल कंपो ले सकते हो, पर इस साल आप इंटरस्टेट सेल नहीं करना, बात ये है। इस लैंग्वेज में आप अपनी लैंग्वेज में इसे लिख देना। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 20 पे आओ। कहता है जीजीसी लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, नागपुर के अंदर कंपो ऑप्ट कर लिया उन्होंने करंट फाइनेंशियल ईयर में, और कह रहा है उनका टैक्स बताओ। उन्होंने इनवर्ड सप्लाई आरसीएम वाला भी खरीदा है। चलो, उन्होंने इंट्रास्टेट सप्लाई कितनी की? 13 लाख। क्वेश्चन नंबर 20, कंपोजिशन टैक्स पेबल ऑन टर्नओवर, कौन से वाली टर्नओवर? कंपो स्कीम ऑप्ट है, 13 लाख रुपए इंट्रास्टेट है, ले लो। फिर कह रहा है जी और माल बेचा है, ये भी इंट्रास्टेट है, इंट्रास्टेट 20 लाख। फिर कह रहा है इंट्रास्टेट सप्लाई और है 28 लाख। ये आदमी क्या है? मैन्युफैक्चरर है। अगर ये मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर, तो एग्जम्प्ट हो या टैक्सेबल सप्लाई? टैक्सेबल, एग्जम्प्ट चे टैक्सेबल सप्लाई। कंपो टैक्स, कंपोजिशन टैक्स इज पेबल ऑन टोटल सप्लाई, तो कंपोजिशन टोटल पे लगेगा। ये मैन्युफैक्चरर है, तो ये एग्जम्प्ट वाला नील रेट वाला भी 28 लाख ले लो, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरर है, रिटेलर होता तो ना लेता। फिर कह रहा है एक और माल है 640 का, वो भी एग्जम्प्ट है, सेक्शन 11 आगे आएगा उसमें। और ये इनवर्ड सप्लाई, इनवर्ड तो अलग लिखो ना, इनवर्ड सप्लाई विच इज कवर्ड अंडर आरसीएम, वो अलग है। वो कितने की इनवर्ड सप्लाई? 10 लाख, वो अलग है। तो आप इसका टोटल करो, 13, 20, 33, 40, 61, 67,40,000। इस पे आप कितना टैक्स दे देंगे? कंपोजिशन टैक्स पेबल बाय मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर कितना टैक्स दे देगा? 67,40,000 के ऊपर आधा % एक 33,700 CGST, 33,700 क्या SGST, टोटल क्या हो गया? 67,400 रुपए का टैक्स दे देगा। इनवर्ड सप्लाई पे टैक्स की रेट क्या है? टैक्स की रेट 5% है, तो आप इस पे जीएसटी पेबल, टोटल जीएसटी, इनपुट CGST SGST जो भी है, पेबल कितना हो गया? 50,000। ये अलग है, ये आपको देना पड़ेगा आरसीएम के अंडर। क्लियर हो जाएगा? कोई भी डाउट? किसी को प्रॉब्लम इसमें?
क्वेश्चन नंबर 21 पे आओ, ये हटा रहा हूं क्योंकि ये मैन्युफैक्चरर था तो एग्जम्प्ट वाली भी जोड़ ली। अगर ये रिटेलर होता यानी कि ट्रेडर होता तो एग्जम्प्ट वाली ना जोड़ता। ये फर्क है मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर का। और दूसरा, वो आइसक्रीम और वो वाला चक्कर मैन्युफैक्चरर के लिए है, ट्रेडर के लिए नहीं। चलो अब आओ क्वेश्चन नंबर 21 पे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है जे एक रिटेलर है, अपनी बुक्स का उस 21 में ट्रेडर है, कहता है कि वो कीप्स नो इन्वेंट्री, कोई उसके पास स्टॉक नहीं, क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है करंट ईयर के रिगार्डिंग। तो वो कह रहा है ड्यूरिंग करंट ईयर परचेज कितनी है, परचेज 50 लाख है, सेल कितनी है, सेल कह रहा है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्स, सामने वाले से लमसम 60 लाख रुपए लिया है, सीधी बात है। जैसे हमारे पास स्टूडेंट आता है तो वो ऐसे नहीं पूछता जी एक्सक्लूडिंग जीएसटी, क्या सर सीधा बताओ कितने देने हैं। तो वो अगर हम कॉम्पो डीलर हैं तो भी वो उतने दे रहा है, और अगर हम रेगुलर डीलर हैं तो भी उतने। अगला कहता है मैंने तो उतने ही देने हैं। कॉम्पो डीलर है तो हम 1% उसके ऊपर भर देंगे, और अगर रेगुलर डीलर है तो उसका मान लो 18% है तो 18/118 करके टैक्स निकाल के भरेंगे, जो भी है। तो इसने यहाँ पे सेल की है, जीएसटी सेल पे वैसे 5% है, जनरल परसेंटेज ऑफ जीएसटी उस पे 5% है, 5%, ठीक है, 60 लाख। अब हमें क्या कहता है वो 50 लाख कह रहा है, बताओ कि ये बंदे को कॉम्पोजिशन ऑप्ट करनी चाहिए कि नहीं। कॉम्पो पे टैक्स 1% है, रेगुलर टैक्स 5% है, वो तो ठीक है। इसके एक्सपेंसेस इसका ये कह रहा है ऑफ स्टैच्यूटरी रिकॉर्ड, वैसे तो इसके खर्चे कितने हैं 1/20, इफ कॉम्पो ऑप्टेड फिर ऐसा है फॉर्मेलिटी का खर्चा कम हो जाएगा, वो 50 ही रह जाएगा। अगर कॉम्पो में जाएगा तो 50 रह जाएगा, वैसे खर्चा 1/20 है। फिर कहने लगा अदर एक्सपेंसेस इसके 3 लाख हैं, अदर एक्सपेंसेस 3 लाख हैं। ऐसा करो, आउटपुट टैक्स तो मैं देखूंगा, सबसे पहले इसकी कॉस्ट क्या बढ़ी, कॉस्ट ऑफ सेल बता दो इस बंदे की क्या बढ़ी। अगर रेगुलर डीलर है तो क्या होगा, और अगर कॉम्पो डीलर है, कॉम्पो ऑप्टेड है, कॉम्पोजिशन स्कीम, तो क्या होगा। सबसे पहले ये मुझे कह रहा है परचेज कितनी है, परचेज में चक्कर पड़ रहा है। परचेज टैक्स की रेट इस पे कितनी है 5%, ओके। अगर तो वो रेगुलर डीलर है तो रेगुलर डीलर में इनपुट टैक्स 2.5 लाख रुपए पार्ट ऑफ कॉस्ट नहीं बनेगा, जिसपे इस पे आपने जीएसटी पेड कितना किया होगा 2.5 लाख, 50 लाख का 5% 2.5 लाख, ये पार्ट ऑफ कॉस्ट नहीं बनता, आपको पता है, क्योंकि इसका तो आपको बाद में क्या मिल जाता होता है क्रेडिट। तो कॉस्ट क्या रहेगी आपकी 50 लाख, ठीक है। और इस केस में आपकी कॉस्ट क्या हो जाएगी 52.5 लाख। 50 लाख में जो जीएसटी है 5%, नो क्रेडिट इज अवेलेबल, नॉट क्रेडिटेबल, ठीक। तो आपकी कॉस्ट 52.5 लाख है कॉम्पो में। जनरली कितनी है 50, क्योंकि इस केस में आप पार्ट ऑफ कॉस्ट नहीं बढ़ाएंगे, आपको 2.5 लाख का क्रेडिट मिल जाएगा। एक्सपेंस स्टैट्यूटरी एक्सपेंस कॉम्पोजिशन में 50 और इसमें कितने हैं 1/20। अदर एक्सपेंस बोलो, अदर एक्सपेंस जो हैं इसमें भी कितने 3 लाख, ये अलग नहीं है। तो आप देखो इसके अंदर कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट अपने को जो पड़ रही है इसके अंदर पड़ रही है 54,20,000 रुपये टोटल लगा लेना, और ये पड़ेगी 50, 3.5 प्लस 52 50, ये पड़ेगी 56 लाख रुपये, ये आपकी कॉस्ट पड़ रही है। अब आप मुझे बताओ कि आपकी सेल जो है वो ग्रोस है, इंक्लूडिंग टैक्स है। वो सामने वाला ने कहा मुझे नहीं पता, मेरे पास तो ये 60 लाख रुपया है, ओके 60 लाख। अब आप बताओ इसमें जो टैक्स भरना है, टैक्स इंक्लूडेड, जीएसटी इंक्लूडेड, वो कितना है। इसमें तो आपको जीएसटी जुड़ा मानना है कितना 60 लाख का, कितना 60 लाख का 5/105 निकाल फेंको, कितना हो जाएगा 60 लाख का 5/105, 60 लाख का 5/105, यह आ जाएगा 2,85,714, यह आ जाएगा 2,85,714। इसके ऊपर कितना टैक्स आपको भरना है, ये टैक्स भरना है आपको 60,000 रुपये पेबल टू गवर्नमेंट, आपको टैक्स भरना है 60 लाख का 1% कॉम्पो टैक्स। तो आपका
इधर जाएगा 60, इधर जाएगा ये, तो नेट अमाउंट ऑफ सेल अवेलेबल इन पॉकेट, वो बात अलग है, 2.5 एडजस्ट करके आप बाकी भर दोगे, लेकिन अपनी पॉकेट में तो ये वाला नेट जो काटता ही है, 2.5 भी तो भरा हुआ था अपने, 2.5 लाख भरा हुआ था, वो कट जाएगा, वो जोड़ा नहीं मैंने, कॉस्ट में जोड़ा नहीं, तो 2.5 इसी में से कटेगा, वो पेड तो है ही है, बल्कि 35 और देना है, यानी अपनी जेब से 250 एक 35 एक, हमारी पॉकेट में 60 लाख माइनस 285,714, हमारी जेब में बच रहा है 57,14,286 रुपये। इस केस में हमारी जेब में बच रहा है 5940। आप प्रॉफिट देख लो, प्रॉफिट कैसे आएगा, प्रॉफिट आप इस तरह देख लो, ये 5420 और ये 57 लाख, यानी 57,71,000 नहीं, 57,14,000 माइनस 54,20,000, इधर कर लो 59,40,000 माइनस 56 लाख। तो आप देखो इसमें और इसमें 3,40,000 रुपये आ जाएगा अपनी पॉकेट में, इसमें 57,40,286 में 5420 कम कर दो, 2,94,286 रुपये पॉकेट में आएगा। तो पॉकेट में फायदा किस में ज्यादा आ रहा है, उसमें ज्यादा आ रहा है, कंपोजिशन में। कंपोजिशन तो जो ऑप्ट कर सकता है ना उसे करनी चाहिए, फायदा ही हुआ। कंपोजिशन जरूर ऑप्ट करनी चाहिए अगर ऑप्ट कर सकते हो तो। समझ आइए, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन क्लियर होता है किस तरह से आप ऑप्ट कर सकते हो। ठीक, एक मैंने आपको पीडीएफ फॉरवर्ड की है, उसके अंदर भी 1-2 अच्छे क्वेश्चन है, देखते हैं। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हैं जो ये मैं बातें बता रहा था वो मैंने नोट्स में नोट डाउन कर दिए हैं, वो आप और इस चैप्टर के साथ अटैच कर लेना। क्या देखते हैं, उसको पढ़ने से पहले कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है लास्ट पेज पे। क्या एक्सप्लेनेशन रिलेटेड टू कंपोजिशन स्कीम, एक्सप्लेनेशन रिलेटेड टू कंपोजिशन स्कीम में कह रहा है कि पॉइंट नंबर 1 लास्ट पे वे, द वैल्यू ऑफ एग्जाम्प्ट सप्लाई ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ एक्सटेंडेड डिपॉजिट। अगर आप किसी को लोन देते हो तो उसका इंटरेस्ट पार्ट ऑफ टर्नओवर नहीं है, इंटरेस्ट की इनकम आती है तो वो कभी पार्ट ऑफ टर्नओवर नहीं। कंपोजिशन डीलर को इंटरेस्ट इनकम पे कोई टैक्स नहीं देना, वो माफ है। एग्जाम्पल दे रहा है, एक एग्जाम्पल दे रहा है कि टर्नओवर लेते वक्त याद रखना 10% का रूल क्या है, वो एग्जाम्पल दे रहा है, वो हम पढ़ चुके हैं। पिछले साल 110 की है तो 10% 11 लाख या 5 लाख विच एवर इज हायर, 11 लाख से ऊपर की सर्विस दी आपने तो इस साल कंपो विड्रॉ हो जाएगी, ये बात है। पिछले साल नहीं, इस करंट ईयर में आप 10% से ज्यादा मत देना। ब्रैकेट में लिखा भी है, इट मींस अगर आपने कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर रखी है और इस साल 11 लाख से ऊपर की सर्विस दे दी तो आपकी कंपोजिशन विड्रॉ हो जाएगी और आपको रेगुलर टैक्स देना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट ये कह रहा है कि अगर आप कंपोजिशन में आ रहे हैं एक्सप्लेनेशन 2 और नए बिजनेसमैन है, नया बिजनेस स्टार्ट किया है, तो याद रखना आप तब से कंपोजिशन स्कीम वाला टैक्स भरना शुरू करें व्हेन यू आर लायबल टू गेट रजिस्टर्ड। लायबल कब हो गए? गुड्स के मामले में 40 लाख, सर्विस में 20 लाख वाले केस में, तब तक आपको क्या टैक्स ही नहीं देना। उसके बाद आपको कंपोजिशन वाला टैक्स देना है, कितने तक? वही गुड्स में 1.5 करोड़ तक और सर्विस में आपका वही 10 to है तो 50 लाख तक वो देना है। तो बता रहा है फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल टू जब वो आप लाइबल हो गए 40 और 20 क्रॉस करोगे तब तक आपको टैक्स ही नहीं देना। ठीक, इंटरेस्ट को कभी टर्नओवर का पार्ट नहीं मानना। थर्ड पॉइंट दोबारा याद दिला रहा है, कंपोजिशन ऑप्ट नहीं कर सकते। 10-2 कह रहा है अगर आप SEZ को सप्लाई करते हो या एक्सपोर्ट करते हो या एग्जम्प्ट गुड्स बेचते हो या पेट्रोल डीजल वाली नॉन टैक्सेबल बेचते हो तो कंपो कांट बी ऑप्टेड। ओके, यानी अगर आपने ये चीज़ें पहले नहीं बेची, कंपो ऑप्ट कर ली, बाद में जाके एक्सपोर्ट कर दिया या इंटरस्टेट सेल कर दी तो आपकी कंपोजिशन क्या हो जाएगी? विड्रॉ हो जाएगी, याद रखना। नीचे फोर्थ, अगर आप एक में रजिस्टर्ड कंपोजिशन ऑप्ट कर लो तो सभी में ऑप्ट हो जाएगी। एग्जांपल दे रहा है, आप फुटवेयर बेचते हो कर्नाटका में, मोबाइल बेचते हो कर्नाटका में, रेडीमेड कपड़े बेचते हो राजस्थान में, एक ही पैन के अंडर है ये, तो ऐसा नहीं हो सकता किसी में कंपो और किसी में रेगुलर। सभी में कंपो या सभी में क्या चलेगा? रेगुलर। नेक्स्ट पे पॉइंट नंबर 5,
कॉम्पोजिशन स्कीम नॉट एप्लीकेबल फॉर टैक्स पेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। हाँ, उसमें तो आपको रिवर्स चार्ज वाली इनवर्ट सप्लाई एग्रीगेट टर्नओवर में भी नहीं आती और उस पर सिंपल टैक्स देना होता है, उसमें कोई कॉम्पोजिशन का ऑप्शन का चांस नहीं है। ओके, और ये देखो कॉम्पोजिशन वाले रिटर्न कब बनेंगे? एनुअल 30 अप्रैल तक। टैक्स बढ़ेंगे CMP 8 पे स्टेटमेंट कम चालान कब? हर क्वार्टर के बाद 18th ऑफ नेक्स्ट मंथ तक आप अपना टैक्स पे करेंगे, लेकिन रिटर्न आप 30th अप्रैल ऑफ नेक्स्ट ईयर तक GSTR4 भर सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक, ये अपना टैक्स कैश लेजर के थ्रू देता है। तो कुछ जनरल बातें अपन ने पहले डिस्कस कर रखी वो थी। उससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है देखना, इसी में फर्स्ट क्या कहता है? एलिजिबिलिटी अंडर कंपोजिशन स्कीम मैसेज गिन्नी एंड जॉन कंपनी पार्टनरशिप फॉर्म है इंटीरियर डेकोरेटर की, और ये रेडीमेड गारमेंट्स भी बेचते हैं। तो कहते हैं इनकी गारमेंट्स की टर्नओवर ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स की टर्नओवर 130 लाख है। ओके, और ये कह रहा है इंटीरियर डेकोरेशन की सर्विस कितने की है? वो 22 लाख है। तो भैया ये तो 152 लाख हो गया, तो आप तो कॉम्पो ऑप्टी नहीं कर सकते, पिछले साल फालतू है। कहता तब क्या हो अगर ये 120 हो तो लो, फिर तो 142 हो जाएगा, लेस देन क्या हो जाएगा? 150। देन यू कैन ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, कॉम्पो ऑप्ट फिर कर सकते हो। एक पेन के अंदर सभी जगह कॉम्पो ऑप्ट हो जाती है। चलो फिर इसमें इलस्ट्रेशन 2 दे रहा है, वो इजी है, अपन ने अभी किया वैसे ही क्वेश्चन है, फिगर अलग है, बस हो जाएगा। ठीक, लेकिन थर्ड क्वेश्चन देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है थर्ड। सेकंड हो जाएगा, सेकंड में कुछ नहीं, मैन्युफैक्चरर है तो उसे तो क्या है एग्जाम पे भी देना है सेकंड में। थर्ड इलस्ट्रेशन पे चलना। थर्ड कह रहा है कंपटीशन करनी है कंपोजिशन टैक्स लायबिलिटी की। ए लिमिटेड मैन्युफैक्चर कंसर्न है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है राजस्थान की, जिसकी टर्नओवर बीते साल 120 लाख है। तो इसका मतलब इनकी प्रीसीडिंग ईयर एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ मैन्युफैक्चरर, ये मैन्युफैक्चरर है, 120 लाख की टर्नओवर थी इनकी, 120 लाख किस साल में? 19-20 में मान लो। तो ये कॉम्पो ऑप्ट कर सकते हैं, यस, इनके लिए कॉम्पो स्कीम अवेलेबल है, कैन बी ऑप्टेड, ऑप्ट हो सकती है क्योंकि 1.5 करोड़ से कम है। अब ये आपको क्या डिटरमाइन करने को कह रहे हैं? कहता है कि अगर ये ट्रेडर है तो क्या होगा, और अगर ये नीचे लिखा है ना ट्रेडर हो तो क्या होगा, मैन्युफैक्चरर हो तो क्या होगा। चलो अगर आप कॉम्पो डीलर हो, कॉम्पोजिशन डीलर, ठीक है, ये ऑप्ट कर ली आपने 20-21 में, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। इफ ही इज मैन्युफैक्चरर, अगर वो मैन्युफैक्चरर है, इफ ही इज ट्रेडर, इससे क्या फर्क पड़ता है? 2 फर्क हैं। मैन्युफैक्चरर कॉम्पो ले नहीं सकता अगर वो आइसक्रीम, टबाकू, पान मसाला और एरेटेड वाटर बेचता है, ट्रेडर ले सकता है। दूसरा, मैन्युफैक्चरर की सारी सप्लाई पे टैक्स है, ट्रेडर की किस पे है? सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई पे। ये मेन फर्क है। फर्स्ट लो, इंट्रा स्टेट सप्लाई है माल की, तो ये सिंपल, तो फिर इसको दोनों में ले लो। नॉर्मल इंट्रा स्टेट सप्लाई है कितने की? 30 लाख, दोनों में ले लो। सेकंड वाला, सेकंड में कह रहा है इंट्रा स्टेट सप्लाई है जिस पे नील रेट टैक्स है, तो इंट्रा स्टेट सप्लाई जिस पे क्या है? जीरो टैक्स। तो भैया इसमें तो ले लो, इसमें तो कंपोजिशन में सारा आएगा, लेकिन ट्रेडर के नहीं आता, पंगा बताया था। फिर कह रहा है इंट्रा स्टेट सर्विस है जिस पे जनरल तो 18% टैक्स है, पर फिलहाल ये दोनों में ले लो, ट्रेडर है सर्विस दे रहा है या मैन्युफैक्चरर दे रहा है। नेक्स्ट कह रहा है इंटरेस्ट अर्नड पे जीएसटी लगता ही नहीं, मैंने बताया था, नो जीएसटी, और ये टर्नओवर के मीनिंग में भी नहीं आता, बताया था। नेक्स्ट फिफ्थ कहते हैं इंट्रास्टेट सप्लाई जो कि एग्जम्प्ट है, इंट्रास्टेट सप्लाई जो कि सेक्शन 11 में एग्जम्प्ट है। सेक्शन 11 एग्जम्प्ट सप्लाई का चैप्टर बताएगा। भैया मैन्युफैक्चरर में तो लो, कितना है ये? 2,40,000, ट्रेडर बच गया, नहीं लेना उसके लिए, मैन्युफैक्चरर के लिए लेना है। वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई दोनों में ना लो, इनवर्ट सप्लाई ऑन विच
आरसीएम इज एप्लीकेबल। अगर आरसीएम एप्लीकेबल है तो आरसीएम भरो, पर ये कंपोजिशन टैक्स नहीं भरना। लास्ट कहता है इंट्रा स्टेट सप्लाई एक और है तो लिखो फिर इंट्रा स्टेट सप्लाई और भी किया है। कितने का माल किया आपने? 30 लाख। इनवर्ड वाले पे अलग टैक्स भरेंगे, इस पे भरो पहले तो टैक्स, इनवर्ड वाला बाद में। तो ये टर्नओवर का मीनिंग कितना आ गया, दोनों में बनाओ, 30, 24, 54, 2.4 और 30। ये तो आ गया नहीं 54, 2.4 और 30, ये तो 86,40,000 आ गया। ये देख लो 36 और 30 66 लाख आ गया। इन पे आप कंपोजिशन टैक्स कितना भरोगे? इन पे कंपोजिशन टैक्स जो भरोगे एट द रेट 1% टोटल है, CGST SGST मिला के बात करूं तो 86,40,000 का 1% 86,400 भर दोगे, इसका 1% आप कितना भर दोगे? 66,000। अब ये वाला टॉपिक जो है ये तो हो गया। अब आप भरो नॉर्मल टैक्स, टैक्स अंडर आरसीएम सप्लाई, अंडर आरसीएम ऑन इनवर्ड सप्लाई, जिस पे आपको टैक्स भरना है। इनवर्ड सप्लाई कितने की आपकी? इनवर्ड सप्लाई आपकी 5 लाख की है। ये थी ना जो अपन ने यहाँ छोड़ दी थी 5 लाख, जिसके ऊपर टैक्स की रेट कितनी है? 5% कह रहा है, गिवन है ये गिवन। तो 25,000 रुपये का ये टैक्स भर देंगे आप। टोटल टैक्स आपका पेबल कितना हो गया? टोटल जीएसटी पेबल जो है आप देखेंगे कि यहाँ पे जीएसटी पेबल जो है 86 और 25 ये आ जाएगा 1,11,400 रुपये। यहाँ देखना 25 और 66 91,000 रुपये। समझ आया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन अपन ने पहले किया है, पर ये पूरा डिटेल्ड क्वेश्चन आ गया। पहले किए छोटा क्वेश्चन किया है, मैन्युफैक्चरर की एग्जाम्प्ट वाली पे भी लगता है, लेकिन रिटेलर की ट्रेडर की नहीं, उसकी सिर्फ टैक्सेबल वाले पे लगता है। रेस्टोरेंट वाले की भी दोनों पे लगता है एग्जाम टैक्सेबल पे। आरसीएम वाला तो देना ही आपने। इस तरह मैन्युफैक्चरर के लिए मुसीबत है थोड़ी सी, वो अपन ने बात कर ली कि मैन्युफैक्चरर किस तरह से जो है ठीक है टैक्स देता है। एक अच्छा क्वेश्चन था ये, थर्ड वाला हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 अभी किया था अपन ने, सेम है। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम है, जो वही अगर सर्विस है तो पहले 20 लाख तक ना दो, फिर कंपो लगेगा। पढ़ लो आप, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ना है तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, पढ़ो। कह रहा है कि भाई चंचल स्टार्टेड प्रोवाइडिंग ब्यूटी एंड ग्रूमिंग सर्विस। सर्विस दे रहे हैं ब्यूटी एंड ग्रूमिंग सर्विस, ब्यूटी एंड ग्रूमिंग सर्विस देते हैं। कहता है दिल्ली में 1 अप्रैल 20। अच्छा, इन्होंने स्टार्ट किया है, स्टार्टेड बिजनेस स्टार्टेड ऑन 1 अप्रैल 20, यानी कि नॉट a registered dealer in previous year। पिछले साल में ये रजिस्टर्ड डीलर है ही नहीं कि 1 अप्रैल से पहले रजिस्ट्रेशन करवाएं। इन्होंने तो अब करवाना है रजिस्टर्ड। काम ही कब शुरू किया है? 1 अप्रैल 20 को दिल्ली में सर्विस प्रोवाइडर का। तो ये कहता है इनकी टर्नओवर जो है 30 जून तक कितनी होगी? इनकी सर्विस टर्नओवर अप टू 30 जून 20 तक तो कितनी टर्नओवर होगी इनकी? इन्होंने जून 20 तक 20 लाख की सर्विस दे दी। ओके, फिर कहता है कि 30 सितंबर तक इनकी टर्नओवर होगी 50, यानी कि इनकी टर्नओवर अप टू 30 सितंबर 20 तक कितनी होगी? 50 लाख। ओके, फिर कहने लगा कि इनकी टर्नओवर बहुत तेजी से बढ़ी, तो कहता है जी इनकी टर्नओवर 70 पे पहुंच गई अक्टूबर 20 तक। अप टू 31 अक्टूबर 20 तक इनकी टर्नओवर 70 लाख पे आ गई। ये अप टू है, टोटल है ये इतने महीने का। उसके बाद फिर कहता है जी इनका अब बताओ क्या करना है। ये तो ये कितने महीने की है? 3 महीने की है। ये कितने महीने की? 6 महीने की है। और ये कितने की होगी? 31 अक्टूबर तक 70 लाख हो गई। तो कितने महीने हो गए? सितंबर अक्टूबर 7 महीने हो गए। तो ऐसा उसके बाद की डिटेल इसने बताई नहीं कि उसके बाद इन्होंने काम धंधा छोड़ दिया है क्या।
तो नहीं, ये पूछ रहा है बस अक्टूबर एंड तक का ही बता दो आप हमें हिसाब किताब, टोटल टैक्स भरना है अक्टूबर तक का। तो आप इनकी टैक्स लाइबिलिटी अप टू अक्टूबर एंड, बस आगे का छोड़ो आप। तो ऐसा है, ये नए डीलर है, न्यू डीलर नॉट हैविंग रजिस्ट्रेशन इन पास्ट। तो एक्सप्लेनेशन 2 कहती थी कि भाई एज पर एक्सप्लेनेशन 2 ये कह रहा था फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन नो टैक्स, कोई टैक्स नहीं। यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन का लायबल 20 तक हो गए, सर्विस प्रोवाइडर हो, 20 लाख तक देना ही नहीं, यानी इस वाले पे कोई टैक्स नहीं, नो टैक्स, इस पे कोई टैक्स नहीं देना। यहां पे आप कॉम्पो ऑप्ट कर लो, कॉम्पो ऑप्टेड, क्योंकि 20 लाख के बाद आपने कॉम्पो ले ली होगी, तो आप यहां पे टैक्स कितने पे दे दो, 50 में से 20 तो माफ ही है ना, क्योंकि वहां तक तो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं, बाकी के 30 लाख रुपए पे आप टैक्स दे दो। कितने परसेंट टैक्स दे दोगे आप, 6%। 30 लाख का कितना टैक्स हो जाएगा टोटल, 180, जिसमें से आपको पता है CGST और SGST आधा आधा हो जाएगा, 90-90 हो जाएगा, वो कोई बात नहीं, वो अलग है, कोई दिक्कत नहीं। और इस वाले पे देना कंपोजिशन स्कीम लगाते हुए कितनी और बढ़ गई, 70 लाख में से 50 तक का तो हिसाब हो ही गया, तो एक्स्ट्रा 20 लाख की टर्नओवर और बढ़ी, उस पे 6% देंगे तो कितना, 120, जिसको आप डिवाइड कर लेंगे CGST में और SGST में, हाफ हाफ, कितना कितना 60-60 कर लेंगे, ऐसे समझा। फर्स्ट 20 तक तो ऑप्टेड नहीं, आप यही मानो क्यों रजिस्टर्ड करवाएगा, जब उसे सरकार कहती है जी 20 लाख तक तो तू क्या आराम से सर्विस दे कर, पार्लर वाली सर्विस जितनी मर्जी, 20 लाख तक तो तुझे रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबिलिटी नहीं है। पर बंदा कहता है वॉलंटरी मुझे तो 1 तारीख को ही कराना है, दुकान खोलती कराना है, दुकान खोलती अप्लाई कर देता है, और कंपो के लिए भैया मरेगा फिर तुझे 20 लाख शुरू से टैक्स देना पड़ेगा। तुझे चॉइस है, तू रजिस्टर्ड कब करवा, जब तू लायबल होगा 20, या दुकानदार के केस में 40 लाख का रूल है दिल्ली में, वो तो देखना पड़ेगा ना स्टेट कौन सी है, वो समाप्त वाली हैं सिक्किम, उत्तराखंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पुडुचेरी, तेलंगाना, वहाँ 20 लाख है गुड्स और सर्विस में, और वो नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, वहाँ पे 10 लाख है, ठीक है ना, वो पड़ा था रामपुर की नागमणि, उसमें 10 लाख है, और बाकी इंडिया में तो 40 और 20 का रूल है, गुड्स में 40, सर्विस में 20, वो देख लो। उसके बाद आपको कंपोजिशन टैक्स ऑप्ट करना चाहिए, ताकि शुरू का तो टैक्स बच जाए ना, स्टार्टिंग वाला, गुड्स में 40 लाख तक बच जाए और सर्विस में 20 तक। शुरू से क्यों आप रजिस्टर्ड करवाते हो, ये चीज़ क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। इसके बाद वाला अपन ने डिस्कस कर ही लिया भाई, उसके बाद तो भैया फर्स्ट 40, ये सेम क्वेश्चन है 6 इसकी कॉपी है, 6 में बस वो गुड्स का व्यापारी है, तो गुड्स का व्यापारी है दिल्ली में, तो उसको पहले 40 लाख पे देना ही नहीं, शुरू में 40 लाख की गुड्स बेच रहा है, 40 पे देना नहीं, उसके बाद 85 होगी, 40 पे तो माफ ही हो गया, अगले 45 लाख पे गुड्स पे 1% दे दे 10-1 में, 45 लाख का 45,000 दे दे। थर्ड क्वार्टर में उसकी सेल बढ़ के 150 होगी, 85 का हिसाब हो गया, अगले 65 लाख पे 1% कितना दे दे, 65,000, 1.5 करोड़ तक तो 1% दे दे, यानी 40 पे देना नहीं, सीधी सी बात यह है। क्वेश्चन नंबर 6, अप टू फर्स्ट सप्लाई ऑफ ₹40 लाख टू न्यू डीलर ऑफ गुड्स, कोई टैक्स नहीं, नो टैक्स, कोई टैक्स नहीं देना। फिर तू कंपोप्ट कर, फिर अगर 150 लाख से 40 लाख के बीच में, यानी अगले 110 लाख तक, अप टू नेक्स्ट अगले 110 लाख तक उसे टैक्स कितना देना है, कंपोजिशन टैक्स देना है @1%, ठीक। अब अगर वो 150 लाख से ऊपर चला गया तो उसे रेगुलर टैक्स देना पड़ेगा, ये बात है। तो इस क्वेश्चन में पहले 40 का उसने टर्नओवर था उसका, कोई बात नहीं, 40 माफ हो गए, उसके बाद अगले क्वार्टर में 85 है, अगले 85 तक हो गया, यानी 40 यहाँ पे माफ हो गया, अगले वाले में 45 रह गया, 85 - 40 करके 45,
उस पे कंपोजिशन टैक्स दे दे कितना, जीएसटी टोटल रुपए कितना टैक्स दे दे तो उसके ऊपर 45,000 दे दे, तो 85 लाख हो गया। उसके बाद अगले पे 85 के आगे चलो, अगली बार वो कहता है जी उसकी टर्नओवर बढ़ गई, दिसंबर एंड में 150 होगी, तो दिसंबर एंड में 150 होगी, 150 में से आप 85 तक का तो हिसाब कर चुके हो, 65 लाख पे 1% 65,000 का टैक्स दे दो, 1.5 करोड़ पूरा हो गया। अब बाद में कह रहा है 165 होगी अगले साल जनवरी आगे तक, 165 लाख में 150 लाख का हिसाब हो चुका है, 15 लाख रुपए पे आप नॉर्मल टैक्स दे दो। नॉर्मल टैक्स कितना है 12%, 1,80,000 रुपये का टैक्स दे दो। तो इस तरह से आप अपना टैक्स पे कर देंगे। कितना कर लो टोटल, ये हो जाएगा 70 40 1 10 और ये 2,90,000, 2,90,000 रुपये टैक्स दे देंगे। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 6 एक सा है, 5 में सर्विस थी और 6 में गुड्स है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारे कवर हो गए। इसको करके थोड़ा बहुत और अच्छे लेवल के क्वेश्चन, ये मैंने फाइनल वाली बुक में से ले लिए 1-2 क्वेश्चन, थोड़ा और अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। हालांकि हमारा जो इंटरमीडिएट का लेवल है ना बहुत वास्ट नहीं है, लेकिन जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहे हैं इधर उधर से इकट्ठा करके तो हो जाता है। अब ऐसे सब्जेक्ट को पढ़ना कभी कभी मुश्किल होता है कि भाई टॉपिक तो वास्ट है, लेकिन हम कहें इतना इंटर में पढ़ लो बाकी फाइनल में। अब जैसे वो ब्रांच को माल दे रहे हैं, धड़ाधड़ क्वेरी आ रही है बच्चों की, सर ब्रांच को प्रिंसिपल ट्रांसफर कर रहा है तो ये सप्लाई है पर टैक्स किस पे लगेगा। अब ऐसे ही कहता है जी इंटर में वैल्यूशन रूल ही नहीं है, वैल्यू के रूल फाइनल में पढ़ेंगे। बच्चा सस्पेंस में, उसको तो नहीं समझ आता, कहता सर ये फाइनल में पढ़ेंगे। वो कह रहा है ईसीओ में, ईसीओ के थ्रू डीलर माल बेचता है तो सेक्शन 51 में टीसीएस कटेगा, 52 51 टीडीएस। ऐसे कहता है ये फाइनल में पढ़ेंगे, इंटर के है नहीं। और बच्चा परेशान है, ये है क्या, मैं तो सिर पिट लूंगा, ये है क्या। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है, ये काफ़ी दिक्कतें हैं। फॉर्म्स वगैरह भी फाइनल में है डिटेल में। ठीक है, तो लेकिन फिर भी आप काफ़ी कोशिश कर रहे हैं ताकि थोड़ा बहुत लिख के काम चल जाए। चलो फिर एमसीक्यू हैं, 1-2 क्वेश्चंस में क्वेरी भी थी 1-2 बच्चों की। जैसे एमसीक्यू 2 है, कहता है मैन्युफैक्चरर पे डैश टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम एज एसजीएसटी 0.5, एज एसजीएसटी लिखा है, जीएसटी होता तो टोटल लिख देता। जैसे ये टोटल है 1%, सीजीएसटी एसजीएसटी टोटल है, मैंने सीजीएसटी एसजीएसटी लिखा ही नहीं, मैंने जीएसटी लिखा टोटल। अगर मैं एसजीएसटी लिखता तो आधा 22,500 एसजीएसटी 22,500 सीजीएसटी, तो उसने एज एसजीएसटी लिखा है लास्ट में, इसलिए वो क्या है आधा लेना है, एक का आधा हो जाएगा 0.5% हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 और ये पूछ रहा है 6 में, शो कोज नोटिस आया 5 में तो आपको रिप्लाई लिख के भेजना है कौन से फॉर्म पे, CMP 06 पे। ठीक है, 7 में वो ऑर्डर देगा ऑफिसर, ठीक है ना, अपना वो चीज़ कह रहा है। चलो ये काम का नहीं है वैसे, 15 दिन में आपको रिप्लाई देना है ऑफिसर के इन्फॉर्मेशन आने के। ठीक है, तो वो आपको जवाब 15 दिन में देना है, 30 दिन में वो अपना ऑर्डर देगा। चलो क्वेश्चन नंबर 8, विल कंपोजिशन डीलर हु इज सप्लायर, कंपोजिशन डीलर सप्लायर है, मेक पेमेंट ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी इन सेपरेटेड और शैल मेक वन कंबाइंड पेमेंट। भैया सेपरेटेड आती है या आधा आधा होता है, कई बार लिख देते हैं आप 1%, पर अंडरस्टूड है ये 0.5 है। रेस्टोरेंट का 5 नहीं है, 2.5 है। 6% 10 to A का नहीं है, 3 है। लिखने को आप इकट्ठा लिख देते हैं, है तो वो सेपरेटेड, तो बिल्कुल सेपरेट हेड है। 9th क्वेश्चन, कैन द ऑप्शन टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन लेवी बी एक्सरसाइज एट एनी टाइम ऑफ द ईयर। आगे लिखो बाय एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड डीलर। ऐसा है ना, अगर एग्जिस्टिंग डीलर नहीं है तो उसे क्या है, उसको तो पहले 20 लाख या गुड्स है तो उसको 40 लाख तक तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाने के लिए लायबिलिटी। जब वो 40-20 को क्रॉस करेगा तब रजिस्टर्ड करवाएगा, तभी से कंपोजिशन वाला टैक्स लगेगा। लेकिन जो रजिस्टर्ड डीलर ऑलरेडी है लास्ट ईयर का, उसे तो 1 अप्रैल से पहले ही अप्लाई कर देना है कंपो के लिए, वो बीच में कंपो अप्लाई नहीं कर सकता। तो क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, 2 केस हो सकते हैं ये, तो इसमें आगे लिखो बाय एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड डीलर नहीं, तो मैं कहूँगा वो बीच में कंपो ऑप्ट नहीं कर सकता। उसके लिए तो क्या कंपो ऑप्ट करनी है उसने, इन द बिगिनिंग 1 अप्रैल से पहले। क्लियर। 10th, वेदर अ रेस्टोरेंट सर्विस एल्कोहल अलोंग विद अदर फूड एटसेट्रा। अगर एल्कोहल सप्लाई करता है ना रेस्टोरेंट वाला, वो कंपोजिशन ले ही नहीं सकता, 5% वाली रोक है। एल्कोहल ना सप्लाई करे, लिकर करेगा तो उसे कंपोजिशन नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट 11 क्वेश्चन अच्छा है, जीजीसी प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड एंटिटी है, कहाँ का, दिल्ली का है ये खुद।
कहता है कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर रखी है, रिसीव ऑर्डर, माल सप्लाई का ऑर्डर आ रहा है तो माल सप्लाई करेगा ना। 4 लाख का आ रहा है, 5 लाख का आ रहा है, 6 लाख का आ रहा है, 7 लाख, 2 लाख, जो भी 4 स्टेट से आ रहा है, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 2 लाख नीचे लिखी है। तो कहता है कंपोजिशन डीलर है, कौन सा ऑर्डर एक्सेप्ट कर सकता है? लोकल, दूसरी स्टेट का तो एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता। अगर कंपो डीलर ने दूसरी स्टेट को माल दे दिया ना तो उसकी कंपो क्या हो जाएगी? विड्रॉ। ये खुद दिल्ली का है तो कौन सा ऑर्डर एक्सेप्ट कर सकता है? दिल्ली का। हरियाणा का, राजस्थान, महाराष्ट्र का ऑर्डर ही नहीं एक्सेप्ट कर सकता, वरना इसकी कंपो विड्रॉ हो जाएगी। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन में आना, जीजीसी लिमिटेड इज हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन 3 स्टेट नेमली हरियाणा, पंजाब एंड राजस्थान, ईच हैविंग टर्नओवर 20 लाख, 60 और 80। 13 में कितनी होगी टोटल? 20, 60, 80, 160 लाख। भैया ऑल ओवर इंडिया लेवल पे एक ही पेन के अंदर देखो तो ये तो कितनी होगी? ये तो होगी 160 लाख होगी। तो तुम कंपोजिशन स्कीम ले ही नहीं पाओगे। पूछ रहा आप हरियाणा, पंजाब, राजस्थान कहाँ अप्लाई करोगे कंपोजिशन के लिए? आप कहेंगे नो वेयर, कहीं भी नहीं, क्योंकि एज टर्नओवर एक्सीड 150 लाख, 160 लाख टर्नओवर है, आप कंपोजिशन कहीं भी नहीं ले सकते। इसलिए तीनों स्टेट वाला आंसर गलत है। लास्ट वाला कर दो नो वेयर, कहीं भी नहीं, क्योंकि आपकी टर्नओवर 150 लाख से क्या है? ज्यादा है। आप ऑप्शन ऑप्ट ही नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्या कह रहा है इसमें? क्वेश्चन नंबर ये 14 में कह रहा है थ्रेशोल्ड लिमिट फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए स्पेसिफाइड स्टेट टेक फ्रेश रजिस्ट्रेशन इन कंपोजिशन। कौन सी स्टेट की बात कर रहा है? स्पेसिफाइड। स्पेसिफाइड वही है उत्तराखंड प्लस 7 सिस्टर बोलते हैं जिनको, असम से आगे वाली। तो 75 लाख का रूल है, ठीक है। ट्रेडर पे एसजीएसटी कंपोजिशन में ट्रेडर है, ट्रेडर सर्विस प्रोवाइडर नहीं, ट्रेडर गुड्स खरीद बेच करता है तो आधा 10% देगा एसजीएसटी सीजीएसटी। रेस्टोरेंट वाला एसजीएसटी 2.5 देगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। मैं सिलेक्टेड कर रहा हूँ। 22 में ना क्वेश्चन में थोड़ी करेक्शन करवाई, एडिटेड वाटर लिखा नहीं, लिखना है कहीं लिख लो, पान मसाला के साथ लिख लो या आइसक्रीम टबाकू के साथ, क्योंकि अब इसमें अमेंडमेंट था एडिटेड वाटर, पीछे नोट्स में था, यहाँ क्वेश्चन में रह गया था, वो लिखवाना था। ठीक, ये चीज़ है। 25 सप्लाई ऑफ गुड्स विच आर डैश अंडर द सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी इज नॉट एलिजिबल टू रजिस्टर अंडर कंपोजिशन। सप्लायर किस चीज का नहीं ले सकता? तो ऑप्शन टैक्सेबल वाला, नॉन टैक्सेबल वाला, बोथ एंड बी, नन ऑफ अबव। नॉन टैक्सेबल वाला, नॉन टैक्सेबल में लिख लेना पेट्रोल, लिकर वगैरह जो किसी भी एक्ट में कवर नहीं है, तो इस नॉन टैक्सेबल की ब्रैकेट में पेट्रोल, लिकर लिख लेना। नॉन टैक्सेबल वाला माल सप्लाई करोगे तो ये ऑप्शन ले ही नहीं सकते कंपोजिशन वाला। ठीक, चलो 27 भी हो जाता है। कह रहा है जीजीसी लिमिटेड इज मैन्युफैक्चर गोट्स इटसेल्फ रजिस्टर्ड ऑन दिल्ली ऑन 1 दिसंबर इन कंपोजिशन। वो सप्लाई कर रहा है दिल्ली के अंदर, कहता है इट इज कंफ्यूज इन रिस्पेक्ट व्हाट इज द जीएसटी एप्लीकेबल। ऐसा है मैन्युफैक्चरर, पहली बात तो क्या है मैन्युफैक्चरर, ठीक है, और मैन्युफैक्चरर है तो 1 दिसंबर को पक्का नया बिजनेस शुरू किया इसने, क्योंकि अगर ये नया बिजनेस है तो ये बीच में रजिस्टर्ड हो सकता है जब वो 20 या 40 लाख के गुड्स को पार करेगा, तो उसके बाद तो ये मैन्युफैक्चरर है तो 1% लगता है मैन्युफैक्चरर पर, आधा एसजीएसटी आधा सीजीएसटी। ओके, पर ये बीच में रजिस्टर्ड हुआ, नया डीलर होगा, क्योंकि एग्जिस्टिंग वाला तो 1 अप्रैल से पहले होता है। 28 कैन अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम मेक सप्लाई ऑफ गुड टू एससीजेड। भैया अगर एससीजेड को कर दी ना, नो कर दी तो कंपोजिशन विड्रॉ हो जाएगी। एक्सपोर्ट की तरह होता है एससीजेड को सप्लाई करना, कर दी ना कंपोजिशन विड्रॉन। पास्ट में की कोई बात नहीं, एग्रीगेट टर्नओवर में आती है, लेकिन करंट ईयर में ना कर देना। एससीजेड को एक्सपोर्ट की तरह माना जाता है और इंटरस्टेट सेल की, एक्सपोर्ट की, तो फिर आपकी कंपोजिशन विड्रॉ हो जाएगी, ये चीज कह रहा है। ओके 30 थोड़ा करेक्शन कर लो। व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ ऑप्टिंग द कंपोजिशन? इजी कंप्लायंस है, क्वार्टरली रिटर्न नहीं, आप इसे ईयरली रिटर्न कर लो, क्वार्टरली तो टैक्स होता है। और कहता अकाउंट भी डिटेल में नहीं बनाने, बस सीधा सेल पे भरे जाओ, इनपुट आउटपुट बताना ही नहीं। और ऑल ऑफ दीज हु इज नॉट एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन? कॉटन मैन्युफैक्चरर ले सकता कंपोजिशन, हाँ। आइसक्रीम का मैन्युफैक्चरर नहीं, आइस का नहीं, टबाकू का नहीं, पान मसाले का नहीं, एडिटेड वाटर का नहीं। रेस्टोरेंट वाला कंपोजिशन ले सकता है, आइसक्रीम ट्रेडर ले सकता है, मैन्युफैक्चरर नहीं, तो ऑप्शन सही है बी। ठीक,
ये जी पान मसाला वाला सेम क्वेश्चन है, कंपोजिशन ले ही नहीं सकता मैन्युफैक्चरर। चलो 34 में एक ट्रेडर है गारमेंट का, चाइना से ऑर्डर ले रहा है, क्या वो ऑर्डर एक्सेप्ट कर सकता है? कंपोजिशन डीलर है, करना लेना ऑर्डर एक्सेप्ट। चाइना फॉरेन में है, फॉरेन कंट्री है, तो अपा ने ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया तो एक्सपोर्ट माल, और एक्सपोर्ट करती कंपोजिशन क्या हो जाएगी? विड्रॉ। यू हैव टू पे टैक्स अंडर रेगुलर कंसेप्ट, रेगुलर डीलर के अंडर टैक्स देना होगा। चलो 38, मिस्टर जे इज गारमेंट ट्रेडर एंड ऑल्सो प्रोवाइडिंग सर्टेन एग्जाम्प्ट सर्विस लाइक एक्सटेंडिंग डिपॉजिट लोन एटसेट्रा। कहते हैं एक बंदा कपड़े बेचता है, साथ में वो लोन कर्जे का काम करता है, कर्जे पे लोन दिया है, ब्याज ले रहा है, तो उस ब्याज को टर्नओवर का पार्ट नहीं मानना, एग्जम्प्ट है वो, आप दो कोई दिक्कत नहीं, उसको जोड़ना नहीं। कपड़े वाली टर्नओवर 1.5 करोड़ के ऊपर नहीं होनी चाहिए, कॉम्पोप्ट हो जाएगी। तो पूछ रहा है कॉम्पोप्ट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, कपड़े वाली टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा ना हो। 39 में भी पान मसाला के साथ कॉपी लिंक कॉमा लगा के एरिटेड वाटर और लिख लेना, ये सप्लाई नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 की बात, ये थोड़ा मिसप्रिंट था, देख लो। क्या एक ट्रेडर है जो रजिस्टर्ड हो गया दिल्ली में 1 अगस्त से कंपोजिशन स्कीम में, हो सकता है नया होगा ना ये बिजनेसमैन, ओके। कहते हैं इन द मंथ ऑफ अगस्त उसने टैक्सेबल सप्लाई की 3 लाख, एग्जम्प्ट सप्लाई की 1 लाख। तो भाई जीएसटी में कंपोजिशन टैक्स किस पे लगेगा? ट्रेडर है, ट्रेडर की टैक्सेबल सप्लाई लेते हैं खाली, इज लायबल फॉर कंपोजिशन टैक्स। आपकी टैक्सेबल सप्लाई जो कि 3 लाख है उस पे टैक्स देना है, ना कि 4 पे। हाँ अगर मैन्युफैक्चरर होते तो 3 + 1 4 पे टैक्स देते, अभी 3 लाख पे देना है। क्लियर? ओके। तो क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है? कह रहा है पर्सन ऑपरेटिंग इन कंपोजिशन इशू टैक्स इनवॉइस टू कस्टमर, इज द पर्सन करेक्ट इन रेजिंग दिस इनवॉइस? गलत, ये 45 में गलत। 45 में टैक्स इनवॉइस कांट बी इशूड, टैक्स इनवॉइस कांट बी इशूड बाय कंपोजिशन डीलर। कंपोजिशन डीलर कभी भी टैक्स इनवॉइस नहीं दे सकता। कौन सा देगा? वो बिल ऑफ सप्लाई देता है, इज टू बी इशूड बाय कंपोजिशन डीलर, बाय कंपोजिशन डीलर। तो इसलिए गलत है ये, नो। नेक्स्ट 46, विच ऑफ फॉलोइंग पर्सन इज इनएलिजिबल टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन? तो भाई कंपोजिशन कौन नहीं ले सकते? इसके लास्ट में लिखना अंडर सेक्शन 10(2)(a), क्योंकि ऐसा ना 10(1) में तो इंटरस्टेट सर्विस दे सकते हो, 10(2)(a) में इंटरस्टेट गुड सर्विस दोनों ही नहीं दे सकते। तो ये बताना पड़ेगा कौन से वाले में पूछ रहा है। तो इसमें लिखो अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 2(a) सर्विस वाला। कैजुअल नॉन रेजिडेंट ना, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस ना, इंटरस्टेट सप्लाई भी नहीं कर सकते। 10(1) होता तो कर सकते थे। तो आंसर ऑल ऑफ दीज, ये सप्लाई नहीं कर सकते आप। अगर करते हो तो कंपोजिशन के लिए इनएलिजिबल हो जाओगे, विड्रॉ हो जाएगी। ठीक है। 48, व्हाट आर अदर कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन सब्जेक्ट टू विच अ पर्सन इज अलाउड टू अवेल कंपोजिशन? कंपोजिशन की रिस्ट्रिक्शन 10(1) की रिस्ट्रिक्शन 10(2) में है, 10(2)(a) वाली 10(2)(a) के अंदर ही है। क्या? ही मस्ट नॉट बी इंगेज इन मैन्युफैक्चर ऑफ नोटिफाइड गुड्स। यहां लिख लो नोटिफाइड गुड्स कौन सी है? मैन्युफैक्चरर ऑफ आइसक्रीम, पान मसाला, एरिटेड वाटर, टबाकू, आइस और आइसक्रीम, ये चीजें मैन्युफैक्चरर ना करते हो आप। कहता है कि वो बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा, वो लिखाएगा उसके ऊपर कि मैं कॉम्पो डीलर हूं। फिर कहता है दुकान के बाहर भी डिस्प्ले लगाएगा प्लेस ऑफ बिजनेस पे, मैं कॉम्पो डीलर हूं। ऑल ऑफ दिस ये फीचर हैं सारे। 50, विल द पर्सन बी एलिजिबल टू क्लेम द ITC ऑफ स्टॉक हेल्ड बाय पर्सन इन केस ऑफ डिनाइड बाय द प्रॉपर ऑफिसर? हाँ बताया था मैंने, प्रॉपर ऑफिसर ने आपकी कैंसिल कर दी कंपोजिशन। क्यों? आप चोरी छिपके इंटरस्टेट सेल कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, या मैन्युफैक्चरर आइसक्रीम बना रहे हो, या टबाकू, पान मसाला, या एरिटेड वाटर, जिस भी वजह से कंपोजिशन स्कीम ऑफिसर ने कैंसिल कर दी। या फिर आप सेल छुपा रहे हो, सेल आपकी ज़्यादा है तो ऑफिसर ने कंपोजिशन कैंसिल कर दी, और कंपोजिशन कैंसिल होने पे आप क्या बन गए? रेगुलर डीलर। अब रेगुलर बन ही गए, फ्यूचर में माल बेचोगे, GST नॉर्मल वसूलोगे, तो उस केस में जो इनपुट टैक्स था, जो वो इनपुट स्टॉक है उसकी लिस्ट दे दो जिस पे आपको क्रेडिट मिल जाएगा।
जब आप कंपोजिशन स्कीम में आए उस वक्त कुछ माल बिना बिका पड़ा, उस माल पे आईटीसी लिया आपने ना, अब तो कंपो डीलर थे, तो जो माल पड़ा है उस पे ऐसे कह रहा हूं, देखो एक आदमी 1 अप्रैल से लेके 1 नवंबर तक कौन सी स्कीम में, यहां वो कंपोजिशन स्कीम में चल रहा है, कंपोजिशन डीलर। इस डेट को क्या हो गया 1 नवंबर, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 नवंबर 2020, कहता है कंपो स्कीम जो थी ना विड्रॉ होगी। अब वो कौन सा डीलर बन गया, रेगुलर डीलर, नॉर्मल टैक्स देगा। इस केस में वो कहता है कि स्टॉक जो पड़ा है ना, स्टॉक हेल्ड ऑन 1 नवंबर 20, जो ये स्टॉक पड़ा है उस स्टॉक पे आईटीसी कैन बी अवेल्ड। हाँ, क्योंकि अब वो फ्यूचर में इस माल को बेचेगा तो इसको बेच के फ्यूचर में क्या कलेक्ट करेगा, आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स यानी जीएसटी इज टू बी कलेक्टेड ओवर इट इन फ्यूचर। आपको इस पे बेच के आउटपुट टैक्स लेना है तो इनपुट क्यों ना कटे, इनपुट की लिस्ट बना के दे देना, कलेक्ट हो जाएगा। कोई खुद छोड़ना चाहे कंपोजिशन छोड़ सकता है बीच में, रेगुलर डीलर था कंपोप्ट कर दी, छोड़ना चाहे छोड़ दे, हफ्ते के अंदर ऑफिसर को इंटीमेट कर दे कि भाई ऐसे करके मेरी कंपो कैंसिल, या मेरी टर्नओवर फालतू होगी जी, बता दे ऑफिसर को मेरी कंपो विड्रॉ होगी, बता दे। तो ये कह रहा है क्या वो इनपुट क्रेडिट ले पाएगा, आईटीसी क्लेम कर पाएगा, हाँ कर पाएगा, जो स्टॉक पड़ा है, क्योंकि फ्यूचर में अब उसे क्या आउटपुट टैक्स वसूलना है, तो जो स्टॉक पड़ा है वो बेचेगा तो आउटपुट टैक्स लेगा, माइनस इनपुट कर ले, तुझे मिल जाएगा। उल्टा कंपोजिशन में जा रहा है रेगुलर से, तो जो स्टॉक पड़ा है उसका आईटीसी रिवर्स करना है, बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, कैन कंपोजिशन स्कीम बी अवेल्ड इफ द रजिस्टर्ड पर्सन अफेक्ट इंटरस्टेट सप्लाई। तो आप कहीं नो भाई विड्रॉ हो जाएगी कंपोजिशन, करना मत, इंटरस्टेट सप्लाई कर दी तो बड़ा नुकसान है, कंपोजिशन स्कीम विड्रॉ हो जाएगी। क्लियर। 53, विच ऑफ फॉलोइंग पर्सन कैन ऑप्ट फॉर कंपोजिशन, पर्सन मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स विच आर नॉट लेविएबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट। कहता है कौन ऑप्ट कर सकता है, कहता है जी पर्सन वो जो सप्लाई करता है जिस पे टैक्स नहीं, पर्सन मेकिंग एनी इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई, पर्सन इफेक्टिंग सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू एन ई कॉमर्स ऑपरेटर। ये ना 10(1) वाली है, इसमें लिख लो अंडर सेक्शन 10(1). नहीं, ये क्वेश्चन क्रॉस करो, 53 क्रॉस करो। नहीं ठीक है 53 ठीक है। पर्सन जो कौन सा माल सप्लाई कर रहा है जिस पे जीएसटी नहीं, यानी शराब और वो गलत नहीं कर सकता। पर्सन जो इनवर्स इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा है नहीं कर सकता, ईसीओ के थ्रू बेच रहा है नहीं कर सकता, तो आंसर डी आएगा, नन ऑफ अबव चलेगा। ठीक है ओके। 54, व्हाट इज द रेट ऑफ सीजीएसटी टू रजिस्टर्ड पर्सन बीइंग होटलियर ऑप्टिंग टू पे टैक्स अंडर स्पेशल स्कीम, अगर उसकी टर्नओवर 50 लाख से कम है, पिछले साल 50 लाख से कम है, ये इशारा है 50 लाख का रूल तो किसमें है 10(2)A में, क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर है ये, 50 लाख से कम है तो इसमें 6% लगता है, सीजीएसटी आधा 3%, एसजीएसटी 3%। आपसे सीजीएसटी पूछा है तो 3% कह देना। लास्ट क्वेश्चन, करेक्शन करने की जरूरत है इसमें। क्या जीजीसी लिमिटेड हैज स्टार्टेड प्रोवाइडिंग सर्विस फ्रॉम 1 में एंड गेट रजिस्टर्ड फ्रॉम 1 में, ये लिखवाया था मैंने। सपोज इसने ऑप्शन कब से ऑप्ट कर लिया कंपोजिशन का, 1 में से ही। वैसे तो ये वेट कर सकता था कब तक, अगर ये गुड्स का है तो 40 लाख तक, सर्विस का है तो 20 लाख तक, पर इसने ऑप्शन नहीं, इसने कहा शुरू से रजिस्टर्ड कर दो। कॉम्पो स्कीम इसने शुरू से ले ली। अब अगर इसकी 55 लाख की टर्नओवर है तो ये शुरू से ही कंपोजिशन है, 20 लाख माफ नहीं होगी, ये सर्विस प्रोवाइडर है। तो भैया शुरू के 50 लाख पे तो तू कितना टैक्स दे दे, 6%। सर्विस प्रोवाइडर है 10(2)A में जाएगा। ऊपर के 5 लाख पे रेगुलर टैक्स है 18%, सर्विस पे 18 का ही रूल होता है, कुछ ना बोले 18% दे दे। तो ऑप्शन कौन सा बनेगा, सी बनेगा। लास्ट में आप लिख लो अंडर सेक्शन 10(2)A, लास्ट इफ इट फॉलो कंपोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A। वैसे तो सर्विस प्रोवाइडर है 10(2)A ही ऑप्ट करेगा, तो 10(2)A। पहले 50 लाख शुरू में ही इसने नया बिजनेस शुरू करते ही कंपो ऑप्ट कर ली और शुरू में ही अप्लाई कर दिया। चाहता तो ये 20 लाख तक माफ करवा लेता, आगे के 30 लाख पे कंपो ले लेता,
6% और आगे के 5 लाख पे रेगुलर, लेकिन इसने शुरू से ही रजिस्टर्ड करवा लिया तो नुकसान है, शुरू से ही टैक्स लगेगा। पहले 50 लाख पे 6%, उसके बाद कितना लगेगा नॉर्मल टैक्स 18%, इस तरह से। तो ये एक्स्ट्रा वाले क्वेश्चन भी कवर हो गए, इनको करके आप ये सारा कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।